तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो सीरीज और पावर का मतलब सीरीज और पैरेलल का है, उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से डाउट लेना भूल गया। ऑनलाइन वाले बच्चे किसी को कोई डाउट? इसके अलावा देख लो यहाँ पे जो लिखी हुई चीजें हैं, इसके अलावा कोई और डाउट है आप लोगों को तो बताओ। नो सर। नो नो सर। सर। चलो ठीक है, ओके। तो जैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब आप यहां से वोल्टेज सप्लाई करते हो, तो ये वोल्टेज वोल्टेज वर्ड का बेसिक मतलब होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। वोल्टेज वर्ड का जो बेसिक मतलब है, वोल्टेज वर्ड का बेसिक मतलब है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब बैटरी जो है उसका बेसिक मतलब क्या होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको एनर्जी प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब फ्लो करनी है यहां से, तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, इधर जो जाएगी, चार्ज जो यहाँ पे पास करेगी, उस चार्ज को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जब रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसको पार करने के लिए, चूंकि ये अपोजिशन है करंट के फ्लो के लिए, तो इसको पार करने के लिए उसको बाहर से पुश चाहिए। वो एनर्जी जो है कौन प्रोवाइड करेगा? बैटरी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। यहाँ पे जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए होगी। तो वो एनर्जी यहां से कौन प्रोवाइड करेगा? बैटरी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे भी एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे भी एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करेगा। तो बैटरी टोटल कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, दोनों एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? बैटरी प्रोवाइड करेगा। ओके। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो हो रही है, आपको मैंने एक सेंटेंस समझाया था कि बैटरी से निकलने वाली जो करंट होती है, दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो टोटल रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस, सारी रेजिस्टेंस की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी, उसके कारण यहां से बैटरी से करंट निकल रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस जगह पे जो वोल्टेज आएगी, मतलब क्या? इस जगह पे जो एनर्जी की कंजम्पशन होगी, वोल्टेज आएंगे मतलब क्या? एनर्जी की जो कंजम्पशन होगी, वो एनर्जी की कंजम्पशन इसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मतलब अगर ये ए रेजिस्टेंस है और ये बी रेजिस्टेंस है, तो ए रेजिस्टेंस, ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मतलब ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए में जो एनर्जी खर्च हुई, वो कितनी एनर्जी खर्च हुई, वो उसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो इस जगह पे जो एनर्जी खर्च हुई, वी ए इज इक्वल टू आई, जो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, आई, आई इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? तो आई इंटू यहां का रेजिस्टेंस। समझ में आया? उसी तरह से यहां का जो पोटेंशियल होगा, मतलब क्या? इस जगह का जो पोटेंशियल होगा, मतलब क्या? इस जगह पे जो एनर्जी खर्च होगी, वो एनर्जी कितनी खर्च होगी? आई इंटू आर बी। क्यों? क्योंकि आई तो सेम है ना, पूरी सर्किट में देखो सेम ही करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बैटरी से निकले हैं, वही इलेक्ट्रॉन यहां से पास करेंगे, वही यहां से पास करेंगे, वही यहां से वापस आएंगे। करंट तो सेम है, क्योंकि सीरीज सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे जो टोटल, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी खर्च हुई है, यहाँ पे जो एनर्जी खर्च हुई, वो टोटल एनर्जी दिया किसने? इसने दिया। तो टोटल एनर्जी वी टोटल इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? अब यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट होगी, हीटिंग इफेक्ट के जो फार्मूलाज होते थे, वो किसी भी सर्किट में जो हीट इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, वो हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या? एनर्जी कैन निदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो एनर्जी हमने यहाँ पे दिया, वही एनर्जी यहाँ पे, जो एनर्जी यहाँ पे हमने दिया, वही एनर्जी यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना? वही एनर्जी कन्वर्ट होगा। तो इस जगह का जो हीट एनर्जी होगा, हीट एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? देखो, एनर्जी आपने पढ़ा कि V इज इक्वल टू वर्क डन, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही पढ़ा आपने। यही वर्क डन क्या है? यही वर्क डन एनर्जी है। जो एनर्जी क्या है? हीटिंग इफेक्ट है। ओके। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही एनर्जी यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये W जो है, दैट इज V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। H का आपने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा, आपने आई स्क्वायर आर इंटू टी। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा आपने वी आई टी। चौथा फॉर्मूला पढ़ा वी स्क्वायर टी। तो यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, वो हीटिंग इफेक्ट के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। हीटिंग इफेक्ट सिंपली क्या है? हीटिंग इफेक्ट उस जगह पे जो एनर्जी आपने सप्लाई करी है, वही उस जगह का हीटिंग इफेक्ट।
अब यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हीटिंग इफेक्ट और पावर से रिलेटेड, ये तो देखो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने बेसिक पॉइंट क्या समझा, करंट सेम रहेगा, है ना, करंट सेम रहेगा, चेंज क्या होगा वहां पे, वोल्टेज चेंज होगा। अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हमारे घर में यही कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने मैक्सिमम डायग्राम जो देखा होगा, क्वेश्चंस जो देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि तीन बल्ब लगे हैं ये पैरेलल में, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तीन बल्ब लगे। अब यहाँ पे अलग अलग बल्ब की रेजिस्टेंस अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, ये जो बल्ब है, अगर हम ये डायग्राम ना बना करके इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, ऐसे कर, ये कर, अब देखो तो क्या ये पॉइंट ए डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है? yes. और बी डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है? yes. तो अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब वन, बल्ब टू और बल्ब थ्री तीनों के लिए होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसका मतलब यह है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें वोल्टेज वही होगा जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जो पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां से सप्लाई कर रहे हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो अगर इस वाले सर्किट की, ये वाली जो सर्किट है इसकी कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, चलिए मान लेते हैं R1, इसकी सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है R2 और इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, R3, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तीनों की अलग अलग है। तो जो वोल्टेज आपने सप्लाई की है वो वोल्टेज आपको पता है कि ये 220 वोल्ट इसकी भी है, 220 वोल्ट इसकी भी है और 220 वोल्ट इसकी भी है, तीनों की सेम है 220 वोल्ट। अगर यहां का आपको करंट निकालना हो, इस जगह का करंट निकालना हो, तो आपको वोल्टेज पता है 220 वोल्ट है, आपको यहाँ का रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ है, आप यहाँ पे करंट निकाल लो, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल लीजिए आप यहाँ पे। और अगर आपको हीटिंग इफेक्ट निकालना है यहाँ इस जगह का, तो आप यहाँ पे देखो तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, V² बाय R इंटू टाइम, निकाल सकते हो। अगर मान लो चलो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे सबसे पहले करंट निकाल लो, वोल्टेज तो पता ही है आपको, है ना, वोल्टेज पता है, यहाँ पे जो वोल्टेज 220 वोल्ट है वही वोल्टेज इसकी भी होगी, वही वोल्टेज इसकी भी होगी, वही वोल्टेज इसकी भी होगी। अब यहाँ पे आपको करंट भी पता चल गया, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से आपने करंट निकाल लिया, तो VIT कर लो। अगर वो भी नहीं लगाना, ये लगाना है, तो फिर वही करंट निकाल करके I²RT कर लो। तो हर एक सिचुएशन में आपको पहले ये देखना है कि गिवन क्या क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे कैसे सॉल्व करोगे। फॉर्मूला तो सबसे पहले फॉर्मूला करो, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, तो याद रखने के लिए भी आपको अगर ये बेसिक फॉर्मूला पता है तो उससे आप डिराइव करते चले जाओ, या फिर पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, वहां से आप डिराइव कर लो। डिराइव करने में कितना टाइम लगता है, हार्डली हार्डली कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड, 1 मिनट। अगर सबको रटना नहीं चाहते हो तो आप डिराइव कर लो, P इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू हो गया, P इजिकल टू V इंटू क्यू हो गया, डिवाइडेड बाई टी, क्यू बाई टी क्या होता है, आई होता है, तो V इंटू आई हो गया, ये हो गया डेरिवेशन। इतना आसान होता है डेरिवेशन, बस कॉन्सेप्ट। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे है एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे ले लेते हैं 2 ओम, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 3 ओम, और ये हो गया 6 ओम, और यहाँ पे हमने दे दिया 5। देखो जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, क्योंकि फिजिक्स की कहानी आज ही खत्म हो जाएगी, कल हम लोग केमिस्ट्री की कहानी से स्टार्ट करेंगे, तो आज फिजिक्स की कहानी खत्म है, एकदम ध्यान से सुनो। यहाँ पे 5 वोल्ट दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे किसी भी इसमें 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 किसी में भी एक में पूछा जाता है, आपको यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए 1 वोल्ट मीटर V1, 1 वोल्ट मीटर, चलो यहाँ पे भी लगा देते हैं हम V2, एक एमीटर हम लगा दें यहाँ पे A1, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक एमीटर और लगा देते हैं, कहां पे लगा दें, यहाँ पे इस जगह, एमीटर A2। समझ में आ रहा है कहां कहां पे है, 1 वोल्ट मीटर है यहाँ पे, दिख रहा है वहां पे पीछे वाले बच्चे, दिख रहा है,
यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे लगाया इस दोनों के बीच में, ठीक है। एक एमीटर यहाँ पे लगाया A2, एक एमीटर यहाँ पे लगाया A1। सबकी रीडिंग निकालनी। सबकी रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहला सेंटेंस कोई भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टोटल करंट कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी इज ऑलवेज ड्यू टू द एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालो। कैसे स्टार्ट करोगे, पैरेलल से स्टार्ट करो। पैरेलल यहाँ पे 6 और 3 है, कितना हुआ 2 ओम हुआ। कैसे निकाला, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 2 ओम आ गया। यहाँ का आ गया 2 ओम, यहाँ का 2 ओम, 4 ओम, और यहाँ का 6 ओम, कितना हो गया 10 ओम। समझ में आया सबको, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया 10 ओम। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो आप यहाँ का आई निकालिए, आई इज इक्वल टू V बाय R, 5/10 0.5 एम्पियर हो गया यहाँ का करंट। यहां से निकलने वाली करंट है 0.5 एम्पियर। देखो तो जो यहां से करंट जाएगी वो क्या, वो ही इसकी रीडिंग हो जाएगी। A1 की रीडिंग कितनी आ गई 0.5 एम्पियर है। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़े। क्या यहाँ पे आकर के करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है, डिवाइड हो रही है, ओके। अब यहाँ पे जो करंट डिवाइड हो रही है उसमें करंट को निकालने के लिए यहाँ पे जो है निकालने के लिए अभी आप इसको रहने दीजिए, यहां से आगे बढ़िए। नहीं, अभी अभी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आते हैं। यहां पे क्या निकाला है, वोल्ट मीटर V2। V2 की रीडिंग निकाल। V2 की रीडिंग कितनी हो गई, यहाँ की वोल्टेज निकालनी है ना, V2 इज इक्वल टू आई इंटू यहाँ के R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 0.5 इंटू 6, कितना आ गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट यहाँ का है, क्लियर है। 3 वोल्ट यहाँ का 3 वोल्ट। यहाँ पे कितना, अब हमको देखो दो चीज निकल चुकी है, ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, ये दोनों निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, इसका वोल्टेज निकाल लें। इसका वोल्टेज पता हो, इसका वोल्टेज पता हो, और इसका, ये तीनों क्या, ये समझ में आ रहा है, ये तीनों सीरीज में है ना। तो तीनों सीरीज में है, तो जो वोल्टेज हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, क्या वो वोल्टेज दिस प्लस दिस होगा, पक्का। चलो यहाँ का वोल्टेज हमको पता है, यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ का वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो इस जगह का वोल्टेज हो जाएगा 0.5 इंटू 2, कितना हो गया 1 वोल्ट। ये आ गया 1 वोल्ट। देखो यहाँ का 3 वोल्ट, यहाँ का 1 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितना प्रोवाइड कर रहा है, बचा कितना 1 वोल्ट। किसका होगा, इसका होगा, क्लियर हुआ। आगे बढ़ो। यहाँ का वोल्टेज आ गया V1। V1 की वोल्टेज कितनी हो गई 1 वोल्ट। क्यों 1 वोल्ट, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, सेम वोल्टेज होगा, दोनों का वोल्टेज 1 वोल्ट। अब वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपसे किसी भी इसमें किसी में भी एक में पूछा जाता है, आपको यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए 1 वोल्ट मीटर V1, 1 वोल्ट मीटर, चलो यहाँ पे भी लगा देते हैं हम V2। एक एमीटर हम लगा दें यहाँ पे A1, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक एमीटर और लगा देते हैं, कहां पे लगा दें, यहाँ पे इस जगह, एमीटर A2। समझ में आ रहा है कहां कहां पे है। यहाँ पे 1 वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे लगाया इस दोनों के बीच में, ठीक है। एक एमीटर यहाँ पे लगाया A2, एक एमीटर यहाँ पे लगाया A1। सबकी रीडिंग निकाल। सबकी रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहला सेंटेंस कोई भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टोटल करंट कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी इज ऑलवेज ड्यू टू द एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालो। कैसे स्टार्ट करोगे, पैरेलल से स्टार्ट करो। पैरेलल यहाँ पे 6 और 3 है, कितना हुआ 2 ओम हुआ। कैसे निकाला, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 2 ओम आ गया। यहाँ का आ गया 2 ओम, यहाँ का 2 ओम, 4 ओम, और यहाँ का 6 ओम, कितना हो गया 10 ओम। समझ में आया सबको, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया 10 ओम। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो आप यहाँ का आई निकालिए, आई इज इक्वल टू V बाय R, 5/10 0.5 एम्पियर हो गया यहाँ का करंट। यहां से निकलने वाली करंट है 0.5 एम्पियर। देखो तो जो यहां से करंट जाएगी वो क्या, वो ही इसकी रीडिंग हो जाएगी। A1 की रीडिंग कितनी आ गई 0.5 एम्पियर है। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़े। क्या यहाँ पे आकर के करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है, डिवाइड हो रही है, ओके। अब यहाँ पे जो करंट डिवाइड हो रही है
उसमें करंट को निकालने के लिए यहाँ पे जो है निकालने के लिए अभी आप इसको रहने दीजिए, यहां से आगे बढ़िए। नहीं, अभी अभी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आते हैं, यहां पे क्या निकाला है, वोल्ट मीटर V2। V2 की रीडिंग निकाल, V2 की रीडिंग कितनी हो गई, यहाँ की वोल्टेज निकालनी है ना, V2 इज इक्वल टू आई इंटू यहाँ के आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 0.5 इंटू 6, कितना आ गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट यहाँ का है, क्लियर है, 3 वोल्ट यहाँ का 3 वोल्ट, यहाँ पे कितना, अब हमको देखो दो चीज निकल चुकी है, ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, ये दोनों निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, इसका वोल्टेज निकाल लें, इसका वोल्टेज पता हो, इसका वोल्टेज पता हो, और इसका, ये तीनों क्या, ये समझ में आ रहा है, ये तीनों सीरीज में है ना। तो तीनों सीरीज में है, तो जो वोल्टेज हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, क्या वो वोल्टेज दिस प्लस दिस होगा, पक्का। चलो यहाँ का वोल्टेज हमको पता है, यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो इस जगह का वोल्टेज हो जाएगा 0.5 इंटू 2, कितना हो गया 1 वोल्ट, ये आ गया 1 वोल्ट। देखो यहाँ का 3 वोल्ट, यहाँ का 1 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितना प्रोवाइड कर रहा है, बचा कितना, 1 वोल्ट किसका होगा, इसका होगा, क्लियर हुआ। आगे बढ़ो, यहाँ का वोल्टेज आ गया V1, V1 की वोल्टेज कितनी हो गई 1 वोल्ट, क्यों 1 वोल्ट, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, सेम वोल्टेज होगा, दोनों का वोल्टेज 1 वोल्ट। अब वोल्टेज पता है आपको, रेजिस्टेंस भी पता है, क्या करंट निकल जाएगा, चलो यहाँ का रेजिस्ट करंट निकालो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, V कितना है, अरे 1 है ना, कहाँ 6 है, V तो 1 है ना, अभी तो निकाला था V 1, और R कितना है 6 है, तो करंट यहाँ का क्या आ गया 1/6 एम्पियर आ गया करंट यहाँ का। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर। चलिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक दे देते हैं, यहाँ का हीटिंग इफेक्ट निकाल, इसका, इस वाले का 3 ओम वाले का, ये जो 3 ओम है, इसका हमको निकालना है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट निकालते हैं, चलिए कैसे निकालेंगे हीटिंग इफेक्ट, इसका हीटिंग इफेक्ट निकालना है, क्वेश्चन समझ में आया, 3 ओम वाले का हीटिंग इफेक्ट निकालना है। हीटिंग इफेक्ट निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज पता है, इसका वोल्टेज पता है, वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट है, ओके, वोल्टेज पता है। हीटिंग इफेक्ट निकालने के लिए आपको चाहिए, हीटिंग इफेक्ट निकालने के लिए 3 फॉर्मूला चाहिए, I²RT, दूसरा फॉर्मूला VIT, तीसरा फॉर्मूला R/R × T चाहिए, टी तो चाहिए ही, बिना टाइम के तो नहीं निकल सकता, निकल सकता है, पक्का, पक्का नहीं निकल सकता। V इज इक्वल टू W/Q, W इज इक्वल टू हीट, क्या हीट इज इक्वल टू V × Q होगा, बिना टाइम के निकल गया, निकल गया ना। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा बिना टाइम के हीट नहीं निकल सकता, वोल्टेज को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बिना टाइम के भी निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो मान लेते हैं हम यहाँ पे टाइम जो है, यहाँ पे 10 सेकंड दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है। अब कोई भी एक आपको करंट, यहाँ का करंट निकल जाएगा, इस जगह का करंट बताइए तो कोई क्या होगा 1/3 एम्पियर हो जाएगा, करंट आपको पता है 1/3 एम्पियर, ओके, करंट पता है, अब करंट पता है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तीनों चीज पता है, जो भी फॉर्मूला लगाना है लगा लीजिए, टाइम दे दिया हमने 10 सेकंड, ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन जो मैंने बहुत सारे पेपर में देखा है, वो देखा है ब्राइटनेस से रिलेटेड, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब कम ब्राइट होगा, सिंपल सी बात है, आप एकदम सिंपल सी बात समझो, आपके घर में 2 ट्यूबलाइट लगे, एक ट्यूबलाइट है 6 वॉट का, एक ट्यूबलाइट है 36 वॉट का, कौन ज्यादा ब्राइट होगा बताओ, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली सोचो, जो ट्यूबलाइट ज्यादा पावर का होगा, सब सारे ट्यूबलाइट, अब ये ट्यूबलाइट, वो वाली जो छोटी वाली ट्यूबलाइट है वो कितने वॉट की होगी, 10 वॉट की होगी हार्डली, ये ट्यूबलाइट 36 वॉट की लगवाई मैंने, 10 वॉट की, 36 वॉट की, ये अकेला काफी है, क्यों, ब्राइटनेस ज्यादा है, ज्यादा पावर ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा लाइट, ठीक है, क्यों, पावर का डेफिनेशन, ये पावर का डेफिनेशन क्या है, पावर का मतलब है कि वो उतनी एनर्जी, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा 1 सेकंड में। अगर ये ट्यूबलाइट 36 वॉट का है, तो ये 36 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा ही। वो ट्यूबलाइट 10 वॉट का है, वो 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्लियर। चलो मान लीजिए एक बल्ब है यहाँ पे
एक बल्ब है यहाँ पे, एक बल्ब है यहाँ पे, तीन बल्ब है, तीन बल्ब है। ये बल्ब है 10 वॉट का, ये बल्ब है 20 वॉट का, और ये बल्ब है 40 वॉट का। यहाँ पे हमने लगा दिया 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट, 200 वोल्ट मान लेते हैं, 200 वोल्ट मान लेते हैं। हर एक बल्ब, जैसे हमारे घर में कॉम्बिनेशन है, चलो ये एक ट्यूबलाइट, दूसरा ट्यूबलाइट, तीसरा ट्यूब, वो छोटा वाला ट्यूबलाइट, वो वाला 10 वॉट का, वो वाला ट्यूबलाइट 20 वॉट का, और ये वाला ट्यूबलाइट 30 वॉट, तीन ट्यूबलाइट। ओके, सबके सब पैरेलल में अटैच्ड है अटैच्ड पैरेलल में। ओके, पैरेलल में अटैच। अभी इस वाले बल्ब को, वो वाले ट्यूबलाइट को, जो छोटी वाली ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट को कितनी करंट मिल रही होगी? चलिए निकालते हैं। देखो तो ये 200 वोल्ट, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए 200 है, तीनों के लिए 200 है। तो पावर यहाँ पे 10 वॉट है और वोल्टेज यहाँ पे 200 वोल्ट है। तो आई निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू V इंटू आई। आई इक्वल टू क्या हो गया? P डिवाइडेड बाय V। 10 डिवाइडेड बाय 200 कितना आ गया? 1/20 एम्पियर की करंट आ गई यहाँ पे। किस वाले में? छोटे वाले में। ठीक है, इस वाले की निकालते हैं। यहाँ पे आई इक्वल टू पी बाय वी, 20 डिवाइडेड बाय 200, ये आ गया 1/10 एम्पियर की करंट उस वाले में। ठीक है, इसको, इसका आई इक्वल टू 40/200 कितना आ गया? 1/5 एम्पियर इस वाले में। ओके, मान लो कि अब यही तीन ऑन है, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक एमीटर। तो यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, तो बताइए कि यहाँ पे करंट कितनी होगी? क्या दिस प्लस दिस प्लस दिस होगी? होगी ना? पक्का? चलो 0.7/20 यहाँ की करंट आ गई। अभी इस एमीटर की रीडिंग 7/20 एम्पियर। ओके, इसकी ब्राइटनेस मतलब क्या? हीटिंग इफेक्ट। ब्राइटनेस मतलब हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू, यहाँ पे जो है किसी को भी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे ब्राइटनेस के लिए हमने हीटिंग इफेक्ट को पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने टाइम दे दिया 10 सेकंड का, 10 सेकंड का। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू, फॉर्मूला जो है VIT, वी पता है, आई भी पता है, टी भी पता है। पहले वाले का H1 इक्वल टू वी, वी इक्वल टू 200। पावर इंटू टाइम पता है, देखो यहाँ पे आपको पता है, सीधा टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो V कितना है? 200 इंटू आई, आई कितना है? 1/20 इंटू टाइम क्या है? 10। कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला आपके पास पता है, आई स्क्वायर आर टी, उससे भी कर सकते हो। तीसरा फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, उससे भी कर सकते हो। चौथा तरीका क्या है? पावर पता है, सीधा टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये चारों तरीका आपके पास है। अगर यहाँ पे आपने निकाला, तो इस जगह पे क्या किया आपने? पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर इज 10 इंटू 10, कितना हो गया? 100 जूल। 100 जूल यहाँ का आया। यहाँ पे बताओ तो, बिना कैलकुलेशन के बताओ कितना होगा? 200 जूल। यहाँ पे जितना ज्यादा पावर, उतना ज्यादा वहां पे हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज ब्राइटनेस, है ना? हीट एनर्जी इज ब्राइटनेस, जितनी हीट एनर्जी उतनी ब्राइटनेस। सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा? ये करेगा। यहाँ की करंट क्या आ गई? 7/20 एम्पियर आ गई। ओके, ये इसकी सर्किट ब्रेक हो जाए, तो इसकी सर्किट अगर ब्रेक हो गई, तो इसकी और इसकी हीटिंग इफेक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या यहाँ पे करंट पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, करंट पे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले करंट इसमें और इसमें और इसमें, तीनों में जा रही थी। अब करंट सिर्फ इसमें और इसमें जा रही है, इसमें नहीं जा रही। फर्क तो पड़ेगा। पहले करंट में ये भी ऐड हो रहा था ना, अब ये तो ऐड होगा नहीं। अब करंट कितनी हो जाएगी? करंट चेंज हो जाएगी, यहां से निकलने वाली करंट ही चेंज हो जाएगी। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? पावर समझ में आ गया? हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया? ब्राइटनेस डिपेंड करती है हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है, ब्राइटनेस हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करती है। कम वोल्टेज में भी ज्यादा ब्राइटनेस आ सकता है, ऐसा मत सोचिए कम वोल्टेज में ज्यादा ब्राइटनेस नहीं आ सकती। ब्राइटनेस डिपेंड करेगा हीटिंग इफेक्ट। ओके, चलिए सुनो, क्वेश्चन यह है कि जैसे फॉर्मूला है
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और H इज इक्वल टू है V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, दो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग H जो है आई H जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस फॉर्मूला में H जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों? कांस्टेंट अलग लिया तो यहाँ पे इस वाली सर्किट में करंट कांस्टेंट है, ये वाली सर्किट जो है वहां पे क्या कांस्टेंट फैक्टर है? करंट। करंट कौन सी जगह पे कांस्टेंट होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगा वैसी कंडीशन में हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर आप हीटिंग इफेक्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कहीं रिलेशन देखते हो कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका मतलब वहां पे क्या कांस्टेंट है? वोल्टेज कांस्टेंट है। टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, टाइम तो हर सर्किट के लिए सेम ही रहेगी। तो वोल्टेज कांस्टेंट है, और वोल्टेज कांस्टेंट कौन सी सर्किट में होता है? पैरेलल में। अगर पैरेलल की बात करोगे तो हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर करंट की बात करोगे तो हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हीटिंग इफेक्ट और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यही सेम चीज पावर के लिए भी हो जाएगा, सेम चीज होगा। पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? टी हटा दो, सिर्फ इतना ही करोगे ना, टी हटा दो, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कौन सी सर्किट के लिए? सीरीज के लिए। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कौन सी सर्किट के लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, मान लीजिए कि ये एक वायर है, सर्कुलर लूप। ये एक सर्कुलर लूप, ठीक है। अब इस सर्कुलर लूप को में जब आप करंट फ्लो कर रहे हो, मान लीजिए कि इधर से करंट जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है। तो अब इस सर्कुलर लूप में जो करंट जा रही है ऐसे जा रही है। अगर आपने सर्कुलर लूप पढ़ा था क्लास में, तो आपको मैंने क्या बताया था कि इस सर्कुलर लूप में यहां पे जैसे इधर से करंट ऊपर जा रहा है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऊपर जा रही है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहां पे होगा एंटी क्लॉकवाइज, होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जरा कंसीडर करके देखिए इस वाले पार्ट पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि यहाँ पे ऐसे करंट आ रही होगी, तो इस जगह पे सेंटर से जो करंट जा रही होगी, सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी वो ऐसे जा रही होगी, परपेंडिकुलर, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, इस सर्कुलर लूप के परपेंडिकुलर। इस वाली लूप पे, इधर वाली लूप पे, इधर वाली लूप पे करंट कहां जा रही है? नीचे की। थंब को नीचे रखोगे, यहां पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आया, तो क्लॉकवाइज आया तो इसका मतलब इधर से होता हुआ ऐसे जा रहा है। यहां पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर सेम। इससे इस वायर से इस वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है सब बाहर से अंदर की ओर ऐसे ऐसे जा रही है, आपकी तरफ जा रही है। किधर से किधर जा रही है? मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रही है, मेरी तरफ से आपकी तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की आपकी तरफ। मतलब मेरी तरफ कौन सा पोल है? आपकी तरफ कौन सा पोल है? तभी तो ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, ऐसे जा रही है। अब इसी चीज को हमने यहाँ पे क्लॉक फेस रूल से समझा। क्लॉक फेस, इसका मतलब ये भी हुआ, एक और चीज समझो यहां से, इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में नॉर्थ पोल किधर की तरफ था? मेरी तरफ था ना। कोई भी सर्कुलर लूप का नॉर्थ पोल किधर की तरफ? मेरी तरफ। और साउथ पोल किधर की तरफ? आपकी तरफ। क्यों ऐसा? क्यों? मैं आपके अपोजिट साइड में खड़ा हूं, है ना। मेरी साइड नॉर्थ है, आपकी साइड साउथ है, तभी तो करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि बीच में यहाँ पे लूप है। लूप है तो लूप के एक फेस की तरफ हम हैं, दूसरे फेस की तरफ आप हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि ये एक सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप में यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है। आप ऐसे लूप को जरा सोचो, ऐसे हो, ऐसे लूप है, और यहाँ पे करंट जो है ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। कौन सी डायरेक्शन है मेरी उंगली की, जरा देख के बताओ। पक्का? आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ पोल। मतलब आपके लिए क्या हो गया? ये आपकी साइड में क्या होगा?
लेकिन मेरी तरफ से ये क्या है, मतलब वो लूप वो लूप जिसमें कि आपकी तरफ कौन सा डायरेक्शन हो गया करंट का, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी तरफ कौन सा पोल डेवलप हो गया, मेरी तरफ क्या डेवलप हो गया, साउथ पोल डेवलप। मतलब अभी के केस में मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही। समझ में आया, लूप है, ये लूप था, नहीं समझ में आया तो फिर से समझना, कोई बात नहीं। ये लूप है, लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, सेंटर से होता है ना, ऐसे ऐसे ही होता है ना। अभी इस लूप में, अभी ये जो लूप आपके सामने दिख रहा है, इस लूप में करंट मान लीजिए कि आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे करंट जा रही होगी, नहीं ऐसे करंट जा रही है, इधर से जा रही होगी, इस वाले वायर से करंट जा रही होगी और इधर से नीचे जा रही होगी, ऐसे जा रही है आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। हम इस वाले वायर से करंट ऊपर भेज रहे हैं और इधर वाले वायर से करंट नीचे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो अगर आप उसमें देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ से ऐसे सेंटर, ये जो लूप है, लूप का जो सेंटर है उधर से ऐसे आ रहा है। देखो यहाँ पे आपकी तरफ कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, मेरी तरफ क्या हो गया, तो नॉर्थ से साउथ आएगा ना करंट। अगर कहीं पे करंट क्लॉकवाइज है, मैं अभी इस वक्त कोई नई नई चीज नहीं बताऊंगा, सुनो वही चीज बताऊंगा जो पहले पढ़ा। अगर कहीं पे करंट क्लॉकवाइज है, आपकी तरफ अगर क्लॉकवाइज है, कौन सी पोल डेवलप होगी, अगर आपकी तरफ नॉर्थ पोल है, अगर आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, तो कौन सी पोल डेवलप करेगी, नॉर्थ। सिंपल, इतना ही याद रखें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ, साउथ पोल हो गया और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया। तो लूप में बस इतना याद रखिए, लूप में एक साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा। एक साइड साउथ पोल, जो सर्कुलर लूप होते हैं ना, सर्कुलर लूप में एक साइड नॉर्थ पोल होता है, दूसरी साइड साउथ पोल होता है, सेम वही चीज यहाँ। ओके, तो ये हो गया इसके बारे में, सर्कुलर लूप के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। देखो, अच्छा ये क्वेश्चन एक और था इसमें, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, टेबल पे रखी हुई है सर्कुलर लूप। तो अगर वायर सर्कुलर लूप टेबल पे रखी हुई है, तो आपको वहां पे बोला है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, बस आप यहाँ पे ये लगा लीजिए। करंट वहां पे चाहे टेबल पे रखी हो, सामने रखी हो, कैसे भी रखी हो, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वहां पे कौन सी पोल डेवलप करेगी, साउथ पोल। तो अगर उसके ऊपर में साउथ पोल है तो नीचे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है, ये दो मैग्नेट की बात, जब दो मैग्नेट को आप पास पास लेके आते हो, दो मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, तो दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, यही होगा ना। अगर अट्रैक्शन हुआ तो दोनों मैग्नेट पास पास आएंगे, अगर रिपल्सन हुआ दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अगर यहां पे आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलेंगे, जिसमें कि करंट आपने फ्लो किया और उस करंट के फ्लो होने के कारण वहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। ओके, यहां पे आपने लगा दिया एक बार मैग्नेट, दो मैग्नेट हो गए यहाँ पे, एक तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया और एक इसका हो गया परमानेंट मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और परमानेंट मैग्नेटिज्म, दो मैग्नेटिज्म हो गए। अब जब दो मैग्नेटिज्म हो गए यहाँ पे, तो दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन होगा तो ये मैग्नेट इसकी तरफ आएगा, रिपल्सन होगा तो ये मैग्नेट इधर से दूर जाएगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पे करंट इधर से इधर जा रही है, मतलब बोर्ड की तरफ जा रही है, ये वायर ऐसे रखा हुआ है और इस वायर में करंट ऐसे जा रही है। तो इस वायर में करंट अगर ऐसे आपके सामने की तरफ करंट जा रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और करंट जा रही है आपके सामने की तरफ, आपके सामने। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे से ऊपर, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रही है आपके सामने। तो अब इस पे जो फोर्स क्रिएट होगा, तो फोर्स जो क्रिएट होगा, देखो हमेशा जो है फोर्स की जो क्रिएशन होगी कैसे होगी, अगर मान लीजिए कि ये एक एक्स प्लेन में है, दूसरा वाई प्लेन में, तो तीसरा हमेशा जेड प्लेन में। अगर ये प्लेन है मान लीजिए करंट की, ये वाली प्लेन करंट की है और ये वाली प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की है, आपको दिख रहा है ये वाली प्लेन करंट की है आपके सामने,
ये वाली करंट इस वाले की बात कर रहा हूं, ये वाले करंट आपके सामने है, मतलब ये वाली प्लेन किसकी हो गई? करंट की। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इस वाली प्लेन में, ऊपर वाली प्लेन में, तो निश्चित है कि फोर्स इस वाली प्लेन में होगा। ये या तो इधर होगा आपके लेफ्ट की तरफ या आपके राइट की तरफ। प्लेन तो दो ही हो सकता है ना फोर्स का, आपके लेफ्ट की तरफ होगा चाहे आपके राइट की तरफ होगा। इस कंडीशन में ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? प्लेन फिक्स है। फोर्स के कितने प्लेन है यहाँ पे? दो प्लेन है। करंट के कितने प्लेन है? मैग्नेटिक फील्ड के कितने प्लेन है? सबके दो दो प्लेन। ओके, तो यहां पे देखो फोर्स जो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो आपको जो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये तीनों फिंगर को पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इस तीनों फिंगर को जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर करोगे, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने के बाद क्या करोगे, आपको ये वाली फिंगर, कौन वाली फिंगर की बात कर रहा हूं? सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर को उधर प्लेस कीजिए। ये वाली फिंगर को किधर की ओर प्लेस कर रही है? मेरे एक एक वर्डिंग्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे यहां पे भी गड़बड़ी करते हैं। ये वाली फिंगर को किधर प्लेस करनी है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है? आपके सामने है ना, तो आपके सामने कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की ओर है, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर की ओर है, तो ये वाली फिंगर किधर होनी चाहिए? ऊपर की ओर होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब ये फिंगर जिधर की ओर आएगा, ये पता नहीं है आपको, फोर्स नहीं पता है, दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द फोर्स। ये फिंगर जिधर की ओर पॉइंट होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? सेंटेंस में भी ऐसे ही लिखना है। इफ वी प्लेस सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, forefinger in the direction of magnetic field, then that direction in which this thumb will point, that will be the direction of force. Will point. You are not knowing that direction. That direction in which thumb will point, that will be the direction of force. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर की ओर है? राइट की तरफ, आपके राइट की तरफ हो गई, तो इस पे फोर्स किधर की ओर हो जाएगी? आपके राइट की तरफ। समझ में आया? नहीं आया? अगर आप इसमें से डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, बार मैग्नेट पहले ऐसे रखा था, अब ऐसे रख दिया, अब हो गया नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे। मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेकिन करंट को हमने वही रहने दिया। ठीक है, करंट को वही रहने दिया। तो अब यहाँ पे करंट तो उधर की हो रही है, ये वाली फिंगर उधर की हो रही है, लेकिन ये वाली फिंगर का डायरेक्शन चेंज हो गया नीचे। अब देखिए थंब किधर की ओर आ रहा है? लेफ्ट की ओर आ रहा है। फोर्स किधर की ओर हो गया? लेफ्ट की ओर हो गया। अगर हम दोनों को रिवर्स कर दें तो कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. What do you mean by V? Strength of the magnetic field. That force will be directly proportional to L. L means what? Length of conductor inside the magnetic. ठीक है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। बाहर में क्या है, अगर मान लीजिए ये बार मैग्नेट है और यहाँ पे हमने ऐसे रखा है, तो इन मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी है बार मैग्नेट की, मतलब ये हॉर्स मैग्नेट की, उसके अंदर जितनी इसकी स्ट्रेंथ आएगी उसी पे फर्क पड़ेगा, उससे बाहर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एल। आई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होते हैं, वो फील्ड लाइंस की क्लोजनेस क्या डिटरमाइन करती है? स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। अगर इस तरह के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। अच्छा देखो, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना हो तो इसके लिए हमें कौन सा यूज करना है? आई बी एल साइन थीटा। ओके, आई बी एल साइन थीटा। अब साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो है क्या क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम, एक मिनट, जब ये मैक्सिमम होगी तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और जब ये मिनिमम होगी तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। बताओ तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम फॉर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। और मिनिमम कब होती है? दिस इज फॉर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, जहां पे साइन 0
की वैल्यू 0 और साइन 180 की वैल्यू 0। 0 पक्का, साइन 180। चलो ठीक, अभी 0 ही मान लेते हैं। चलो, तो इसका मतलब इस दोनों यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब किसके किसके बीच का एंगल है यहाँ, ये आई और बी के बीच का, आई और बी के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तो फोर्स विल बी मैक्सिमम, जब 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो फोर्स विल बी मिनिमम। ओके, कोई कंफ्यूजन? इस प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ अप्लायंस का नाम बताइए। ये रहा फैन, ये क्या है, फोर्स नहीं क्रिएट हो रहा है, तभी तो घूम रहा है, लेकिन फोर्स को हमने क्या किया यहाँ पे, लीनियर फोर्स ना करके एंगुलर फोर्स क्रिएट कर, बस इतना ही किया है। लीनियर फोर्स नहीं क्रिएट किया, लीनियर फोर्स करते तो वो एक लाइन में जाता, मूव करता, यहां पे हमने उसको बीच से फिक्स कर दिया, तो अब वहां पे लीनियर फोर्स नहीं हो रहा, बीच से फिक्स है ना, एंगुलर फोर्स आ रही इस तरीके से, तो एंगुलर फोर्स होने के कारण वो मूव कर रहा है, फोर्स तो लग रही है लेकिन वो एक लाइन में मूव नहीं कर रहा, फिक्स किया हुआ है बीच से, तो वो एंगुलर फोर्स आ रही है। कोई भी मोटर जहां पे भी वो मूव करता है, कोई भी मोटर, हर एक मोटर, किस चीज का एग्जांपल है, चाहे वो गाड़ी का मोटर हो, फैन का मोटर हो, मिक्सी का मोटर हो, वॉशिंग मशीन का मोटर हो, मोटर जहां पे भी है, हर एक मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, हर एक जनरेटर फ्लेमिंग्स राइट हैंड, वहां पे इंड्यूस्ड करंट आता है, करंट की इंडक्शन होती है, प्रोड्यूस होता है, तो वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो कि पूरा का पूरा सिलेबस से हट, ठीक है। सोलेनॉइड में दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक टाइप का क्वेश्चन हटा दिया गया है जो कि इंडक्शन ऑफ द करंट वाला है, ठीक है, जहां पे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट को लेकर के जाते हैं, वो वाला टॉपिक हट गया है, क्योंकि वहां पे करंट की इंडक्शन होती है, तो इंड्यूस्ड करंट वाला टॉपिक नहीं है सिलेबस। सोलेनॉइड अभी जो है वो सोलेनॉइड का वो वाला पार्ट है सिर्फ, जो कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर, जो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव, सिर्फ वही वाला टॉपिक। तो सोलेनॉइड को जब आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करोगे जब आप, तो यहां पे देखो एक सोलेनॉइड में क्या होता है कि इसकी जो टर्न होती है ना, उस पर डिपेंड करता है इंड्यूस्ड, टर्न पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड करंट वो, लेकिन इंड्यूस्ड करंट का पार्ट, अब आप उसकी इंड्यूस्ड करंट की पार्ट को छोड़ दो, सिंपली आप क्या देखो, यहां पे करंट इधर से जा रही है, तो करंट यहां से जो जा रही है, यहां पे कौन सी पोल डेवलप होगी, कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है करंट का, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो जब आप देख रहे हो तो यहां से, तो ये अगर ये साउथ पोल डेवलप हुआ तो क्या ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल हो जाएगा, यूनिपोल तो कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, एक साउथ है तो अपने आप दूसरा नॉर्थ होगा, अगर इसको नॉर्थ बनाओगे तो दूसरा यहाँ पे साउथ हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि क्वाइल जो है, जैसे सोलेनॉइड है, जैसे मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, मान लो कि ये एक सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड बोलते किसको है, सोलेनॉइड का मतलब होता है जब, जैसे कोई सपोज करो कि ये हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ये हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है, और इस हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर कॉपर की वायर को हमने ऐसे कॉइल कर दिया, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने ऐसे कॉइल कर दिया, ये रही कॉइलिंग, ठीक है। अब ये कॉइलिंग को आप प्लास्टिक ट्यूब को चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो कोई बात नहीं, हॉलो प्लास्टिक ट्यूब है तो उसके अंदर वाले पार्ट का हम यूज कर लेंगे। ऐसे हमने, ये रहा, ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। चलो, ये सोलेनॉइड था, तो ये जो सोलेनॉइड था, तो इसमें लेंथ इसकी जो है उसकी डायमीटर से बड़ी होनी चाहिए, सोलेनॉइड की लेंथ उसकी डायमीटर से बड़ी होनी चाहिए, तभी इसको सोलेनॉइड बोलेंगे। अब नहीं तो उसका सोलेनॉइड नाम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो कॉइलिंग है ये ऐसे ऐसे गई है, क्या हम इस कॉइलिंग को ऐसे ऐसे नहीं ले जा सकते, कॉइलिंग तो आप कैसे भी बना सकते हो ना, कोई जरूरी तो नहीं है ऐसे ही कॉइलिंग बनाए, कॉइलिंग पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पोल नॉर्थ पोल होगी, कौन सी पोल साउथ पोल होगी, क्योंकि अभी जैसे ऐसे करंट जा रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल है, लेकिन इसी की कॉइलिंग हम क्या करें, इधर से ना करके अब हम क्या करें, इधर से करें, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। कॉइलिंग पे डिपेंड करेगा कि कैसे कॉइल बनाया गया, इसको हम ऐसे भी कॉइल बना सकते हैं, ऐसे भी कॉइल बना सकते हैं, समझ में आ रही बात, कॉइलिंग तो कैसे भी कर सकते हो,
उस पर डिपेंड करेगा कि उसका जो है कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सा पोल बनेगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली उसकी कॉइलिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा कि अगर आपने इसको साउथ पोल माना तो ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। सिंपल बात है, यूनिपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक साउथ पोल है तो दूसरा अपने आप क्या, कौन सी पोल बन जाएगी, नॉर्थ पोल बन जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो बार मैग्नेट में क्या पढ़ा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पोल से, एंड एंटर इनटू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, है ना, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी, साउथ में एंटर करेगी, इस तरीके से ओरिजिनेट करेगी। लेकिन अगर हम मैग्नेट के अंदर देखो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है वो एक क्लोज्ड लूप होती है, क्लोज्ड लूप होती है, क्लोज्ड लूप होती है, अनब्रेक, वहां पे कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगी, वो क्लोज होगी। जैसे यहां से नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई, कैसे पता चला नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई, आपने यहाँ पे कॉम्पास रखा, कॉम्पास के नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी जगह पे कॉम्पास के नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन उसका किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो यहाँ पे पता चला कि ये कॉम्पास का नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही हो गया। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट यहाँ पे अगर कॉम्पास रखोगे तो क्या कॉम्पास का नॉर्थ पोल इधर की ओर अट्रैक्टेड होगा, तो अट्रैक्टेड होगा, तो यहाँ पे हो गया इधर की ओर डायरेक्शन। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, एक पॉइंट पे कॉम्पास के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है ना। तो या तो ये डायरेक्शन सही है, ये डायरेक्शन गलत होगा, या ये सही होगा तो ये गलत होगा। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट है दैट इज फ्रॉम नाउ टू नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट जब देखोगे वो होगा साउथ टू नॉर्थ, इट विल बी मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पैरेलल इक्विडिस्टेंट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ऐसा क्यों यूनिफॉर्म वर्ड क्यों लगाया था हमने, अगर वो पैरेलल है, डिस्टेंस सेम है, तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, इसलिए मैंने लगाया था। ये टू डायमेंशनल नहीं है बच्चों, ये थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर ये सोलेनॉइड है, यहां से जो निकल रही है तो हर डायरेक्शन में, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, नीचे से भी जा रही है, तो वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों ओर, मतलब इसके अंदर, चारों ओर तो नहीं, इसके अंदर। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इसकी कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक बार मैग्नेट की तरह। यहाँ पे भी दो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे भी जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वैसे ही डिटरमाइन होगी क्लोजनेस से। अगर इस सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को बढ़ानी होगा तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप। रेडियस ऑफ द लूप क्यों बोला, अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो किसके कारण होगा, करंट के कारण, है ना, करंट के कारण होगा। चलो मान लेते हैं इस बीच में 1000 मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, इतनी विड्थ में 1000 मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, कितनी रेडियस में, चलो सपोज करो कि ये रेडियस है अभी 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, और उस 10 सेंटीमीटर के रेडियस में यहाँ पे इस करंट के कारण 1000 मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस प्रोड्यूस हुई। आपने क्या किया, उसकी रेडियस को कम कर दिया, लेकिन करंट को उतना ही रहने दिया। तो जब करंट को उतना ही रहने दिया तो एक, पहले भी 1000 थी, अभी भी 1000 ही रहेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस प्रोड्यूस कर कौन रहा है, करंट कर रहा है, वो तो आपने वही रखी है। जब आपने उसको वही रखा है तो अब यहाँ पे रेडियस को कम कर देने से क्या हुआ, वो 1000 मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, जैसे पहले अभी इस रूम में 20 बच्चे बैठे थे तो आराम से बैठे थे, अब 40 बच्चे बैठे हैं, तो क्या हुआ, क्लोजनेस बढ़ गई, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ गई, है ना, बढ़ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे यहाँ पे अगर आपने इसकी डिस्टेंस को कम कर दिया तो क्लोजनेस बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, समझ में आया। तो इसकी डिस्टेंस को कम कर देने से क्लोजनेस बढ़ेगी, क्लोजनेस बढ़ जाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हो गया, एक नया स्टूडेंट 2 महीने के बाद क्लास में आया है, समाज बॉय, बोलो। एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, जब उसमें प्लेस करते हैं तब क्या, सोलनॉइड समाज बॉय, सर वो उसमें मैग्नेट
चलो, तो यहाँ पे समझ में आया। सबसे पहली पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एक और पॉइंट, नंबर ऑफ द टर्न्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है कि जितनी, ये जो यूनिट एरिया है, जैसे सपोज करो ये ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है क्लोजनेस, और दूसरी क्लोजनेस ऐसे है, भले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा ले ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोजनेस कितनी ज्यादा है पर यूनिट एरिया में, उससे फर्क पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड फैक्टर ये हो गया, थर्ड फैक्टर बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन हियर इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया। ओके, क्लियर। एक और चीज होता है जिससे हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, वो चीज क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो जितना इजिली मैग्नेटाइज्ड होता है उतना ही इजिली डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, आप उसकी, जैसे मान लीजिए आपने इस स्विच को ऑन किया हुआ है, तो इस स्विच के ऑन करने के कारण ये अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोला, इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म है, तभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला। अगर करंट ऑफ कर दोगे तो मैग्नेटिज्म खत्म, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो करंट करेंट कंडक्टर नहीं है, करंट करेंट कंडक्टर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। कब, जब आपने इसकी स्विच को ऑफ कर दिया, कोई मैग्नेटिक फील्ड। फैन को ऑफ कर दो, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फैन को ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड उसमें है। अब जैसे ही फैन को, जैसे इसको सोलेनोइड में करंट को फ्लो करना शुरू किया आपने, तो जैसे शुरू किया आपने, तो यहाँ पे जो ये अंदर सॉफ्ट आयरन की कोर डाली है, वो सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने अगल बगल की जितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है सबको अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, सबको अपने अंदर खींच लेगा। जो 1000 मैग्नेटिक फील्ड की लाइन थी, जो इतनी इतनी ज्यादा एरिया में थी, वॉल्यूम में थी, वो सबको कहां लेकर के आ गया, इतनी वॉल्यूम में। क्यों, क्योंकि ये हो गया मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड हो गया तो क्या होगा, अपने अगल बगल की सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर खींच लिया। 1000 मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इतनी वॉल्यूम में थी, अब क्या हुआ, इतनी वॉल्यूम में रह गई। अब क्या हुआ सोचो तो, कॉम्पैक्टनेस बढ़ गई, कॉम्पैक्टनेस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर, कोई डाउट और कोई क्वेश्चन, तुमको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों। तो ये हो गया सोलेनोइड के बारे में। अच्छा, सोलेनोइड के फैक्टर्स बता दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। एक और तरीका, बाय पुटिंग अ सॉफ्ट आयरन को। ओके, एसीडीसी, एसीडीसी सुनिए, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इसके इसमें थोड़ी चीजें याद करनी होगी। क्यों याद करनी होगी, क्योंकि आपने इंड्यूस्ड करंट नहीं पढ़ा, तो आपको पता नहीं है कि कैसे करंट इंड्यूस करते हैं, तो कैसे करंट जो है एसी बनता है, कैसे करंट डीसी बनता है, वो नहीं पता। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रखिए, एसी नाम पहले याद रखिए, अल्टरनेटिंग करंट, कोई बात, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या है कि करंट का डायरेक्शन अल्टरनेट होता है। देखो, जैसे आप सब एक चीज समझो, जैसे मान लो ये एक सोलेनोइड, और यहां पे आपने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो थोड़ी सी भी करंट वहां पे अगर आई ना, तो उसको वो डिटेक्ट कर सकता है, हल्की सी भी करंट आई तो डिटेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ वो उसकी डायरेक्शन को भी डिटेक्ट कर सकता है। करंट को डिटेक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन को भी डिटेक्ट। आप यहाँ पे मान लीजिए कोई एक मैग्नेट लेकर के, ठीक है, कोई एक मैग्नेट लेके आए, जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को इस सोलेनोइड के पास ला के लेते जाओगे, जैसे अभी ये गैल्वेनोमीटर है जिस जो कि पॉइंटर ओ पे है, ठीक है, जीरो पॉइंटर ओ कहने का मतलब जीरो पॉइंट पे है, अभी इसमें कोई करंट नहीं। जैसे जैसे आप यहाँ पे इस मैग्नेट को सोलेनोइड के पास लेके आते जाओगे, जब आप इस मैग्नेट को पास में लेके आते हो सोलेनोइड के, तो सोलेनोइड के पास लेके आने से क्या होता है कि यहाँ पे, सुनो ध्यान से सुनो, मैं एक टर्म यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब इस मैग्नेट को इस सोलेनोइड के पास में लेके आते हो, तो यहाँ पे इस सोलेनोइड में की जो कॉइल है, उस सोलेनोइड की कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है। अभी ये सोलेनोइड है, ये मैग्नेट है,
इसको आप अभी दूर में रखे हो तो क्या होगा, इस मैग्नेट की यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कम होगी, लेकिन जैसे जैसे पास लेकर के आए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली गई यहाँ पे, और पास लेके आए और बढ़ गई। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इस टर्म का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो पर यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई। पर यूनिट एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं 90 डिग्री से। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, दूर था तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स, नजदीक आया ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, और नजदीक आया और ज्यादा, और नजदीक आया और ज्यादा। इसके चेंज होने से क्या होता है, वहां पे करंट की इंडक्शन होती, इंड्यूस होता है, बढ़ता है करंट, प्रोडक्शन बढ़ी। जैसे ही करंट यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ी तो वहां पे इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और वो डिफ्लेक्शन इधर की ओर हो, राइट की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। लेकिन अब इस मैग्नेट को आप यहां पे पास लेकर के गए, रुक गए, रुक क्यों गए, अब मैग्नेट को बाहर लेके आ, रुके, अब वहां पे कोई चेंज नहीं हो रही। जब रुके कोई चेंज नहीं हो रही, जब चेंज नहीं हो रही तो क्या होगा, कोई चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, करंट विल बिकम जीरो। जब तक वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक वहां पे करंट होगा। जैसे ही वो जीरो हुआ, चेंज नहीं हो रही मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पे चेंज नहीं हो रहा, कोई करंट नहीं। अब आप इस मैग्नेट को बाहर लेकर के आए, क्या बाहर लाते वक्त फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ? पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा, अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या होगा, फिर से चेंज होगा, लेकिन क्या अब की डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन के रिवर्स है? अब क्या होगा, करंट तो फिर से इंड्यूस होगा। अब ये पॉइंटर पहले इधर की ओर गया था, अब जीरो पे आ गया था, फिर क्या होगा, लेफ्ट की ओर जाएगा। लेफ्ट की ओर गया, मैग्नेट को आप दूर लेकर के जाते गए, एक टाइम ऐसा आ गया इस मैग्नेट की कोई इफेक्ट यहां नहीं आ रही, जीरो, ये फिर से यहां पे आ, फिर से आप मैग्नेट को लेकर के गए, फिर से मैग्नेट को लेकर के गए, फिर से ये पॉइंटर इधर की ओर आया, रोका, ये पॉइंटर जीरो पे, फिर से ये इधर आया, कैसे आया, मैग्नेट को बाहर लेकर के गए, जब मैग्नेट दूर गया तो ये फिर से पॉइंटर जीरो। ये कॉन्टिन्यूसली हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऊपर से पानी गिरा कर, ऊपर से पानी, डैम में पानी होता है, उस पानी को नीचे गिराते हैं, नीचे क्या करते हैं, एक मैग्नेट रखते हैं और सोलेनोइड रखते हैं। उस पानी के गिरने से टरबाइन पे क्या होता है, वो टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमता है तो उसके अंदर सोलेनोइड घूमता है। सोलेनोइड घूमने से क्या होता है, मैग्नेट वहां पे रखा हुआ है, सोलेनोइड घूम रहा है, क्या होगा, ये चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर मूव किया, मतलब क्या, करंट इंडक्शन हुआ, ये आ रहा है करंट। ये तो छोटे स्केल की बात कर रहे हैं, इसी को बड़े स्केल पे करेंगे, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ये जो करंट आ रही है वैसे ही आ रही है। अब इस करंट की अगर आप ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा, ये डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव मानो, ये जीरो, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स पे, दूसरा डायरेक्शन, अगर इसका आप ग्राफ बनाओ तो क्या, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, क्या ये ऐसा ग्राफ बनेगा? ये पॉजिटिव डायरेक्शन का जीरो हो, पॉजिटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम, ये नेगेटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम, फिर ये पॉजिटिव का मैक्सिमम, नेगेटिव का मैक्सिमम, ऐसे ही बनता रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है, अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज कॉल्ड एज वेव। वेव, जो नंबर ऑफ वेव्स पर मिनट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इस तरह की 50 फ्रीक्वेंसी इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, दूसरे कंट्रीज में 60 प्रोड्यूस की जाती है, कई कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में 40 भी प्रोड्यूस करी जाती है, इंडिया में 50 प्रोड्यूस करी जाती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, उतना ज्यादा पानी गिराना होगा, सोलेनोइड को उतनी बार घुमाना होगा हर मिनट में, हर सेकंड में, ठीक है, जितना तेजी से पानी गिराएंगे वो उतनी बार घूमेगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी जा रही है वो है 50, मतलब एक सेकंड में 50 वेव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वही उसके फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, हर एक सेकंड में दो बार डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, पॉजिटिव,
नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम आ गया। इस तरह के कितनी बार चेंज हो रही है? 50 बार, मतलब 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव, मतलब 1 सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ? डीसी करंट में क्या होता है? डीसी करंट में आप बैटरी है, कोई बैटरी में केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको आपने बोला पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोला नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा, कोई चेंज नहीं। ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव। क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऐसे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक हायर पोटेंशियल पे दूसरा लोअर पोटेंशियल पे, ये हमेशा हायर पे है, ये हमेशा लोअर पे है। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, करंट का डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एसी जो है इसको आप एक जगह से दूसरी जगह तक लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हो। यहाँ पे जो एसी आ रहा है हमारे घरों में कहाँ से आ रहा है हमें भी नहीं पता, कन्याकुमारी से आ रहा है कि जो है जम्मू कश्मीर से आ रहा है हमें नहीं पता, कहीं से भी बना हो सकता है। एसी को आप कहीं पे प्रोड्यूस करके दूसरी जगह भेज सकते हो, डीसी को नहीं कर सकते। क्यों? डीसी में देखो कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं फ्लो कर, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रही है, तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस हीटिंग इफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस हीटिंग इफेक्ट मतलब वायर मेल्ट हो सकता है अगर कॉन्टिन्यूअस हीटिंग इफेक्ट हुआ। यहाँ पे एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन मैक्सिमम, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम, फिर तीसरा बार पॉजिटिव डायरेक्शन मैक्सिमम। इससे क्या होगा? ठंडा होने का टाइम मिल जाता है, इसको ज्यादा दूर तक भेजा जा सकता है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं। तो आप अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ये हो गया 50 हर्ट्ज और ये हो गया 60। ईश धवन और जस किरण दोनों उसके तरफ से दोनों लगा दो एक एक। चुप हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सुनो, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंस। हीटिंग इफेक्ट कम होगी, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगी। समझ में आ गया? जो हमारे घर के अगल बगल वायर्स होते हैं उस वायर में एक वायर न्यूट्रल होता है, ठीक है, और बाकी जो वायर होता है वो लाइव वायर होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो होती है 220 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक की पोटेंशियल डिफरेंस होती है। आप समझ लो, जो प्रैक्टिस करना है वो कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब जैसे मान लीजिए कि आपको इस दोनों में से कनेक्ट करना है, तो एक तो न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो पे लेके, इसकी जो पोटेंशियल है वो जीरो होती है इसकी, तो दूसरे को कनेक्ट करोगे जीरो से, तभी तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी ना, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी तभी करंट फ्लो कर सकती है। इसलिए अगर कोई बर्ड अगर इस वायर पे बैठा हो, उसका एक पैर इस वायर पे हो, दूसरा पैर भी इसी वायर पे हो, कोई करंट नहीं लगेगा उसको। क्यों नहीं लगेगा? सेम पोटेंशियल पे। अगर हम भी इस दोनों वायर को पकड़ के बैठे हो यहाँ पे, हमें तो करंट नहीं लगेगा। क्यों? सेम पोटेंशियल पे है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगी तब तक करंट कैसे फ्लो हो सकती है? ठीक है, तो अगर हमने इसी दोनों वायर को पकड़ रखा, करंट नहीं फ्लो कर सकता है। बर्ड भी बैठी होती है ना, देखते हो ना आप लोग, वायर पे बैठी होती है, कोई करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पे है, और जब तक सेम पोटेंशियल पे है तो वहां पे करंट फ्लो करेगा कैसे? लेकिन अगर वही बर्ड हो, उसका एक पैर हम इस वायर पे कर दे, दूसरा पैर इस वायर पे कर दे, तो क्या होगा? बॉडी की वजह तो अब वहां पे करंट फ्लो होनी शुरू होगी। ऐसा होता है ना कभी कभी, उड़ते वक्त उसका जो है पंख किसी दूसरे वायर में टच हो गया, तब करंट लगे। तो यहाँ पे अगर एक इस वायर में कनेक्ट किया, दूसरा जो है आपने इस वायर में कनेक्ट किया, दो वायर हो गए। जो लाइव वायर है हम लोग क्या करते हैं, एक लगाते हैं इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ पे लगा है। इस इलेक्ट्रिक मीटर का काम क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक मीटर का काम होता है, इसका काम होता है घर में कितनी करंट सप्लाई हुई है उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, जो भी अप्लायंस होंगे उस सारी अप्लायंस की कितनी करंट होगी वो या पास तो यही से करेगी ना, तो सबसे पहले हमने वहां पे इलेक्ट्रिक मीटर लगा दिया। अब इस इलेक्ट्रिक मीटर के साथ में वहां पे मेन ऑन ऑफ स्विच होता है। इस मेन ऑन ऑफ स्विच से क्या होता है, पूरे घर की वायर करंट को आप एक साथ में ऑफ कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे होता है एमसीबी या फिर फ्यूज वायर, यहाँ पे लगा दिया आपने। एमसीबी या फ्यूज वायर हमेशा लाइव वायर, ये जो वायर है जिसको लाइव वायर बोलते हैं, उस लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाता है। रेड कलर की वायर होती है, लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। पर्पज क्या होता है कि किसी भी सर्किट में अगर ज्यादा करंट फ्लो हो, फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है। और फ्यूज की वायर, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 22 एम्पियर का फ्यूज लगाया हुआ है मान लीजिए, तो 22 एम्पियर से जहां ज्यादा करंट हुई वो वायर मेल्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो वायर मेल्ट हुई, सर्किट ब्रेक हो गई। सर्किट ब्रेक हो गई तो वो वायर मेल्ट होकर के पूरी घर की अप्लायंस को बचा लेता है।
या जैसे मान लीजिए कि इस रूम में हमने एक दो तीन अलग अलग रूम का जो है हमने अलग अलग फ्यूज बना दिया है, लगा दिया है। इस रूम में हमने क्या किया, इस रूम में हमने 10 एम्पियर की फ्यूज लगा दी, उस रूम में 15 एम्पियर की फ्यूज लगा दी, उस रूम में क्यों 15 एम्पियर की फ्यूज लगा, क्योंकि उस रूम में हमने एसी लगाया, तो वहां पे 15 एम्पियर की फ्यूज लगा दी एसी के, एसी वाले सर्किट। कभी एसी में अगर 15 एम्पियर से ज्यादा की करंट आएगी तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो फ्यूज मेल्ट हुआ। क्यों, क्योंकि वो एसी में जाने से पहले लगा हुआ है, तो वो मेल्ट हो गया तो क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, एसी बचोगी, एसी बच गया ना। यही होता है फ्यूज का काम। ठीक है, फ्यूज का काम यही है। अब यहाँ पे ये दूसरी वाली वायर हो गई जो न्यूट्रल वायर। लाइव वायर हमेशा कौन से कलर की, रेड कलर की। न्यूट्रल वायर किसी भी कलर का लगा लो। तीसरा वायर जो यहाँ से हम लगाते हैं वो होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर का जो पर्पज होता है वो ये होता है, जैसे ये अर्थ वायर हो गई, ये हो गया ग्रीन कलर का। इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज अभी बताता हूँ। देखो अब यहाँ से 3 वायर्स हो गए, 3 वायर्स हो गए। अब यहाँ पे जो आपको छोटे अप्लायंसेज लगाने, जैसे मान लीजिए कि ये ट्यूबलाइट लगाना है, फैन लगाना है, कोई छोटे छोटे अप्लायंसेज लगाने हैं जहां पे कि करंट ज्यादा नहीं होगी, तो उस अप्लायंस को, जैसे ये बल्ब लगाना है तो बल्ब में क्या किया आपने, वहां पे जो है 2 पॉइंट है, एक को आपने लाइव से कनेक्ट कर दिया, लाइव से कनेक्ट कर दिया, दूसरे को आपने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। तीसरे वायर की जरूरत नहीं है इसमें, क्यों, छोटा तो करंट है इसमें, कम करंट है, तो कम करंट है तो इसलिए जो है इसमें तीसरे वायर की जरूरत नहीं है। स्विच को ऑन करोगे, यहाँ से करंट फ्लो हुई, ये काम कर रहा है। फैन है जो छोटा अप्लायंस है, तो वहां पे जो है फैन में आपने क्या किया, यहाँ पे भी 2 वायर है, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से कनेक्ट कर दिया, इधर से कनेक्ट कर दिया, इसको आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, जैसे ऑन करोगे फैन ऑन हो जाएगा। कम करंट है, तीसरे वायर की जरूरत नहीं है। अब अगर ज्यादा करंट है, ये कम करंट लेस देन 5 एम्पियर की करंट है, ज्यादा करंट है नहीं, तो आपको 2 वायर से काम चल गया। तीसरा वायर है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अप्लायंस है जिस अप्लायंस में मेटल की बॉडी है, मेटल बॉडी है, जैसे यही है लैपटॉप है, लैपटॉप में मेटल बॉडी है। या फिर कोई ऐसा अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक वायरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जिसके बाहर की बॉडी मेटल की बॉडी बनी हुई है। अब उसमें करंट आ सकता है, करंट तो आ ही सकता है ना जब वहां पे करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये अप्लायंस हो गया, इसमें नाइक्रोम की वायर यहाँ पे हो गई। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, लाइव वायर को, और न्यूट्रल वायर को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, न्यूट्रल वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब तीसरी जो अर्थ की वायर है, वो अर्थ की वायर को आप इस मेटल अप्लायंस की मेटल बॉडी से, बाहर वाली बॉडी से कनेक्ट करो। तो बाहर वाली बॉडी से कनेक्ट क्यों करोगे, रीजन क्या है, इन केस अगर कभी ऐसा हो कि इसमें कोई ज्यादा करंट कभी भी किसी तरीके से आ जाए, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां से करंट जो है वो फ्लो होकर के इस अर्थ वाले वायर से कनेक्ट होकर के सीधा यहाँ कहाँ चला जाएगा, अर्थ वाले पॉइंट, अर्थिंग में चला जाएगा। अर्थ में क्या होता है, मेटल की एक प्लेट लगाई जाती है जमीन के काफी नीचे, मेटल की प्लेट लगाई जाती है, कॉपर वगैरह की प्लेट लगाते हैं, बड़ी सी प्लेट, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। और जो अर्थिंग का वायर है ना, जैसे अर्थिंग का वायर है, ये आप देखो, जैसे ये वायर है जो ऊपर वाला पॉइंट जो है ये वाला, ये अर्थिंग का पॉइंट होता है, ये वाला। आप देखोगे ये जो है ना, नीचे वाले दोनों पॉइंट से ज्यादा बड़ा भी है ना, ज्यादा मोटा भी है। देख रहे हो, ज्यादा मोटा भी है और ज्यादा बड़ा भी है। रीजन क्या है, बड़ा क्यों है, आप जब सर्किट में कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले यही कनेक्ट होगा। उससे क्या होगा, अगर इस मेटल बॉडी पे कोई भी करंट है तो वो इसको सबसे पहले ये कनेक्ट करके अर्थ में भेज दिया, आपको शॉक नहीं लगा। समझ में आया क्या हुआ, ज्यादा बड़ा क्यों है, जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा करंट को कैरी करेगा वहां पे। इसका काम सिर्फ सेफ्टी के लिए, सो दैट कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। क्लियर है। अब इस दोनों पॉइंट में से एक जो है वो लाइव होगा और एक न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड करता है। नॉर्मली लेफ्ट साइड वाले को लाइव में कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली, ऐसे कोई फिक्स नहीं। कोई कंफ्यूजन। तो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। अगर मान लो जैसे आपकी ये प्लग है, पावर प्लग है, तो पावर प्लग में एक पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, और 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे हैं। तो आपने क्या किया, इसको, ये जो ऊपर में बड़ा सा पॉइंट है, सबसे पहले उसको आपने डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये लाइव है, यहाँ पे स्विच की लगा दिया, और इस दोनों को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। फिर न्यूट्रल है, न्यूट्रल को आपने इस दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इस प्लग में आप जो भी लगाओ कनेक्ट हो जाएगा। ये किसके लिए, जहां पे ये अर्थ वाली वायर लगा रहे हो वो किसके लिए है, मोर देन 5 एम्पियर, वो हैवी अप्लायंस के लिए। ठीक है, तो ये जो आपको सर्किट मैंने बताया था, इसमें सब कुछ है, लाइट अप्लायंस भी है, हैवी अप्लायंस भी है, अर्थ भी है, अर्थिंग वायर भी है, फ्यूज भी है, सब कुछ वहां पे गिवन है। सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है कि
जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी जो बेंडिंग कैपेबिलिटी होती है मीडियम की वो अलग अलग, हर एक मीडियम की बेंडिंग कैपेबिलिटी अलग अलग। कोई मीडियम उसको अपने एक्चुअल पाथ से ज्यादा बेंड करेगा, कोई मीडियम उसको एक्चुअल पाथ से कम बेंड करेगा। हर एक मीडियम की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो ये जो बेंडिंग फेनोमेनन होता है वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। इस पे डेंसिटी मतलब क्या, कॉम्पैक्टनेस, ये फिजिकल डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कॉम्पैक्टनेस की जब हम बात करते हैं, कॉम्पैक्टनेस वो फिजिकल डेंसिटी। लेकिन जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, कॉम्पैक्टनेस मतलब लाइट के लिए वो कितना कॉम्पैक्ट है, लाइट के लिए। क्योंकि लाइट पार्टिकल तो है नहीं, लाइट क्या है, वेव है। पार्टिकल के फॉर्म में वो तभी बिहेव करता है जब वो टकराता है, ऐसे चलता तो वो वेव के फॉर्म में है। तो वहां पे वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, फेनोमेना नहीं, वहां पे ड्यूअल नेचर होने के कारण वो जो है ऑप्टिकल डेंसिटी को आप फिजिकल डेंसिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ लगभग आप मान सकते हो कि लगभग एक जैसा होता है, कि जो सब्सटेंस जितनी ज्यादा डेंस होती है, ज्यादातर केस में हम वही देखते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसकी उतनी ज्यादा होती है। लेकिन हर केसेस में ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, हर केसेस में ये अलग अलग। तो लाइट की डेंसिटी मतलब पार्टिकल की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, लाइट की बेंडिंग कैपेबिलिटी कितनी, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लीजिए कि लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रहा है, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड करेगा। अब वो बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। टुवर्ड द नॉर्मल कब होगी, जब रेयरर से डेंसर में जाएगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है जिसको हमने एंगल आई बोला, और यहाँ पे जो ये एंगल है जिसको हमने एंगल आर बोला, दोनों के बीच की जो रिलेशन होती है वो होती है कि साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर। ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम। यहाँ पे जो भी पेयर ऑफ मीडियम है, जो भी मीडियम है इस जगह पे, चाहे एयर से वाटर में जा रही हो, एयर से ग्लास में जा रही हो, वाटर से ग्लास में जा रही हो, इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये कांस्टेंट हमेशा फिक्स होगा। इस डायरेक्शन ऑफ लाइट के लिए, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो अब जैसे यहाँ की अगर यहाँ की अगर हम कंसीडर करें तो ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 3/2 आएगी। लेकिन अगर आप इसी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो अब यही कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि अब ये एंगल एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। तो पहले जो साइन आई बाय आर था, तो आई की जगह पे अब क्या आ गया, आर आ गया, और आर की जगह पे आई आ गया, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट इस पेयर के लिए है, इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए है, एयर से ग्लास में जब जा रही है तब के लिए। इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो तो क्या इस एंगल के लिए ये आर फिक्स है, या इस आई के लिए ये आर फिक्स है ना, ये तो चेंज नहीं हो नहीं सकता। इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका एक फॉर्मूला तो यहाँ पे आपको ये दिखा। एक इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी कम होगी। ओके, इसलिए मैंने आपको 2-3 केसेस बताए थे कि याद रखो। जैसे एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 होता है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1, स्पीड ऑफ लाइट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, 4/3। और इसकी स्पीड जो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो मैंने आपको बोला था याद कर लेना। ये सब काम आता है, निकालने के लिए भी यही आता है, वाटर में, एयर में, ग्लास में, डायमंड में, इससे यही सब निकालने के लिए आता है। वो सब याद कर लो पहले से। वाटर में हो गया, ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम इसको, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करेंगे तो किसी ना किसी से तो कंपेयर करेंगे ना।
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा दो मीडियम के लिए होता है। तो इसका मतलब ये किससे कंपेयर किया गया होगा, या तो एयर से या वैक्यूम से। अब एयर को एयर से कंपेयर करेंगे तो रेशियो तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 आ रहा है ना इसका रेशियो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 या 4/3, ग्लास की होती है 1.5 या फिर 3/2, और इसकी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक और मीडियम है डायमंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 या 2.42, हाँ 2.42 लिखना चाहिए, और इसकी स्पीड आती है 1.239 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चार ही तो वैल्यू बोला मैंने, ये तो एक वैल्यू सबको याद रहता है, ये 3 वैल्यू बाकी याद कर लेना है। क्वेश्चन जब भी देखा होगा आपने, या तो वाटर से, एयर, ग्लास से या डायमंड से, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे, ग्लास। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्लास से ही है, जितने भी पेपर है, जितना भी क्वेश्चन मैंने देखा है, अगर 9 पेपर में क्वेश्चन है तो 9 में से 8 क्वेश्चन ग्लास से हैं, 1 क्वेश्चन डायमंड से, यही क्वेश्चन आता है, दूसरे किसी से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आता भी है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि साइन आई बाय साइन आर, एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। क्या हो गया तीसरा फॉर्मूला इसका जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ या वर्चुअल डेप्थ। वर्चुअल डेप्थ ये होता है फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है, अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है ग्लास से डायमंड में, ग्लास से डायमंड में जा रही है, ग्लास से जा रही है डायमंड में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, क्या फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ग्लास की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए 3/2, डायमंड की 2.42, तो कौन ज्यादा है, डायमंड ज्यादा है। तो डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयर, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन सा है, ग्लास हो गया, सेकंड मीडियम कौन सा हो गया, डायमंड हो गया। रेंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ के बाद हमेशा क्या लगता है, सेकंड मीडियम लगता है, ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो विद रेस्पेक्ट टू के बाद लगता है हमेशा फर्स्ट मीडियम। जितना भी क्वेश्चन आपने देखा होगा अभी तक, आज तक, हर एक में ऐसे ही लिखा होता है, ऑफ के बाद सेकंड मीडियम, विद रेस्पेक्ट टू के बाद फर्स्ट मीडियम। तो जब भी इस तरह के दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हों, उसका जो तरीका होता है निकालने का, इसका तरीका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर मान लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दिया हो क्वेश्चन में, तो स्पीड निकाल लो, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, उससे निकाल लो। दोनों में स्पीड तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम, उस तरीके से निकाल लो। अब यहाँ पे जो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डायमंड इज इक्वल टू 2.42 डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम ग्लास 1.5, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी आई लेंस है, तो आई लेंस को होल्ड करके किसने रखा, सीलियरी मसल। तो ये जो सीलियरी मसल है, ये सीलियरी मसल जब हमें दूर की चीज देखनी है, जब हमें फार ऑफ ऑब्जेक्ट की चीज देखनी है, तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हमारी जो सीलियरी मसल है वो कौन सी कंडीशन में होती है, वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है। जब हम दूर की चीज देख रहे होते हैं तो वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है। और उस वक्त जो हमारी आई लेंस होती है, वो आई लेंस एकदम पतली होगी, लेंस होगी थिनेस्ट कंडीशन, लेंस होगी थिनेस्ट कंडीशन। तो जब लेंस थिनेस्ट है तो उस वक्त उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हाईएस्ट होगी, फोकल लेंथ विल बी हाईएस्ट। और आपने पढ़ा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो पावर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और उस वक्त जब मिनिमम होता है तो उस वक्त जो पावर होती है हमारी लेंस की,
वो होती है 40 डायोप्टर। ये सब मैंने आपको थ्योरेटिकली लिखाया हुआ है, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम दूर की चीज देख रहे होते हैं उस वक्त हमारे आई लेंस, जब दूर की चीज देख रहे होंगे उस वक्त जो है हमारी आई लेंस की पावर जो है 40 डायोप्टर है। दूर मतलब कितनी दूर? चांद सितारा, उससे ज्यादा दूर तो नहीं ना, इन्फिनिटी। तो उस वक्त जो है, उस वक्त जो है हम लोग इन्फिनिटी तक की चीजें देख रहे होते हैं। ये हो गया फार ऑफ ऑब्जेक्ट। नजदीक की चीज का मतलब क्या? नजदीक की चीज का मतलब सबसे नजदीक का वो डिस्टेंस जो हम लोग विदाउट स्ट्रेस ऑन आर आई देख सकते, वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब उससे नजदीक लाइएगा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, लेकिन आई पे स्ट्रेस काफी ज्यादा आएगा और फिर वो ब्लड होता चला जाएगा। जितनी नजदीक लाइएगा उतना वो ज्यादा ब्लड होता चला जाएगा। तो नजदीक की चीज देखने के लिए हमारी जो आई लेंस है उसको थिक होना होता है। और इसको थिक करेगा कौन? जो सिलियरी मसल है वही तो थिक करेगा। तो वो ऊपर से इसको प्रेस करता है और नीचे से इसको प्रेस करता है। तो जब ऊपर से प्रेस किया तो अब ये सीलियरी मसल जो है किस कंडीशन में आ गया? स्ट्रेच्ड कंडीशन में आ गया। लेंस कैसा हो गया? थिक हो गया। फोकल लेंथ क्या हो गया? लोएस्ट हो गया। और पावर क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया। कितनी हाईएस्ट का मतलब क्या? पावर यानी हो गया 44 डायोप्टर। 44 डायोप्टर। नियर बाय ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कि हम लोग विदाउट स्ट्रेस ऑन आर आई देख सकते हैं। और वो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट डिस्टेंस इन विच आर आई कैन सी विदाउट स्ट्रेस ऑन द सिलियरी मसल, उसको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, क्लियर ना? अब यहां से यहाँ पे जो चेंज आएगा जब हम दूर की चीज देख रहे हैं, इसी आंख से हम लोग, मैं जो है जसकिरत को भी देख रहा हूँ, उसी इसी आई लेंस से मैं इसको भी देख रहा हूँ, वर्णव को भी देख रहा हूँ। जसकिरत का मतलब क्या? इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या? नियर बाय। तो जब हम उसको देख रहे होंगे तो मतलब हमारी आई इस कंडीशन में इतनी जल्दी चेंज हो जाती है। जब हम इसको हाँ, इस कंडीशन में जब इसको देख रहे होंगे तब इस कंडीशन में। तो इतनी जल्दी जो चेंज होता है, ये हमारी सिर्फ आई लेंस, जो क्रिस्टलाइन आई लेंस उसी की कैपेबिलिटी है, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल किसी लेंस में आज तक नहीं बना कोई, इतना साइंस डेवलप हो गया, नॉर्मल कोई लेंस ऐसा नहीं बना। लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में नहीं बन पाया ऐसा लेंस जितने की सोचने से इतना ज्यादा चेंज हो जाए। ये सिर्फ हमारी नेचुरल आई लेंस में ये कैपेबिलिटी है। तो ये जो चेंज होता है, ये जो चेंज होता है टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, पावर, कर्वेचर with the help of ciliary muscle, this is called as power of accommodation. The ability, this is the ability of our eye lens to see far off object at infinity and near object at 25 centimeter by changing the focal curvature, power with the help of ciliary muscle. This is called as what? Power of accommodation. ठीक है? तो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं यहाँ, समझ में आ गया? पावर ऑफ एकोमोडेशन सबको। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं यहाँ। डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डिफेक्ट्स होते हैं कि जैसे किसी के आई में ये प्रॉब्लम हो गई कि उसका आई बॉल का साइज बड़ा। मान लो कि कोई पर्सन ऐसा है जिसको कि नजदीक की चीज तो, दूर की चीज तो दिख रही है, पास की नहीं दिख रही। पास की नहीं दिख रही तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे मोबाइल में क्या लिखा हुआ है इसको देखने के लिए नॉर्मल जो है ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऐसे करके दिख रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है? 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिख, आपको दिख रहा हो, मुझे नहीं दिख रहा, किसी दूसरे पर्सन को नहीं दिख रहा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? इसका मतलब क्या? डिफेक्ट आया वहां पे। अब डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट है, ये जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, ये डिफेक्ट नॉर्मली हर पर्सन को होता है, नॉर्मली होता है, नॉर्मल कंडीशन। जब ये नॉर्मल कंडीशन में है तो, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन कब है? कब? ओल्ड एज। अभी नॉर्मल नहीं है, आप लोग के एज में नॉर्मल नहीं है ये। आपके एज में या इस एज में जब ये चीजें होती है कि नजदीक की चीज नहीं दिखती, उसको दूर ले जाके देखना होता है। मतलब क्या कि आपको दूर की चीज ये तो दिख रही, ये तो दिख रही है, ये नहीं दिख रही। अब इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? ये सिलियरी मसल रिलैक्स स्ट्रेच कंडीशन में नहीं आ पा रहा। जब यही नहीं चेंज हो पा रहा तो ना थिकनेस चेंज हो रही, ना पावर चेंज हो रहा, ना कर्वेचर चेंज हो रहा, कोई भी चीज नहीं चेंज हो पा रही। अब वैसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, कौन सी डिजीज बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया, नहीं सॉरी, प्रेस बायोपिया नहीं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में हुआ क्या? सिलियरी मसल इज नॉट एबल टू बी स्ट्रेच्ड फ्रॉम रिलैक्स्ड कंडीशन। ठीक है, ये नहीं हुआ, जिसके कारण ये सब चीजें चेंज नहीं हुई।
तो अब इसका डिफेक्ट, इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले इसका नॉर्मल के लिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलेंगे, जब दूर की चीज तो दिख रही है, नजदीक की नहीं दिख रही, फार साइटेडनेस है ना, दूर की चीज दिख रही, नजदीक की चीज नहीं दिख रही, हाइपरमेट्रोपिया। पास की चीज, पास की चीज उसको नहीं दिख रही, सॉरी, पास की चीज नहीं दिख रही, तो यहाँ पे ऐसे पास की चीज के लिए नजदीक लेके जाओगे ना ऑब्जेक्ट, दूर की चीज है तो पैरेलल लेके आएंगे, ये पास की चीज। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है, यहाँ पे एक अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उसमें रेटिना पे बन रहा है, नॉर्मल पर्सन में रेटिना पे बन रहा है, ये नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन। अब डिफेक्टेड विजन में हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसका मतलब इस कंडीशन से इस कंडीशन में नहीं आ रहा, नजदीक के चीज की इमेज इस कंडीशन से इस कंडीशन में नहीं आ रहा, मतलब इसकी जो इमेज है वो कहां जा रही है, बियॉन्ड रेटिना। तो कोई रे ऑफ लाइट रेटिना के बियॉन्ड तो जा नहीं सकती, इसका मतलब वहां पे कन्वर्ज नहीं हो रही रेटिना पे, कन्वर्जन होगी कहां पे जाकर के, आगे, लेकिन रे ऑफ लाइट तो आगे जा नहीं सकती, वहीं पे रुक जाएगी। आगे डॉटेड लाइन बनाओ, ठीक है, डॉटेड लाइन, ये हो गया इसका क्या, डिफेक्टेड व्यू, डिफेक्टेड व्यू किसका, हाइपरमेट्रोपिया। अब आओ आप इसको करेक्शन में, करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन सी लेंस लगानी पड़ेगी, कॉन्वेक्स लेंस लगानी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट यहां पे है, पहला कन्वर्जन इस वाली लेंस पे, दूसरा कन्वर्जन इस वाली लेंस पे, अब जो है जाकर के यहां पे रेटिना पे कन्वर्ज, हमारी आई पे ये रे आ रही है, ये दोनों, ये दोनों रे आगे कहां मीट करेगी, जहां मीट करेगी ये ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पे बनेगा, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा उस ऑब्जेक्ट का इमेज। ऑब्जेक्ट यहां पे है, इमेज यहां पे है, हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें यही तो करना पड़ रहा था ना कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल को ऐसे ले जाके देखना पड़ेगा, ये रहा मोबाइल, इसका इमेज बन गया यहां पे, अब इमेज यहां पे बन गया तो हमारी आई को तो ये दिखेगा, यही दिखेगा ना, तो ये दिखेगा, तो अब यहां पे हमें ये ऑब्जेक्ट यहां पे दिख रहा है तो हमारी आई को दिख रहा है ये। समझ में आया क्या हुआ, कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां पे है, 25 सेंटीमीटर पे फिक्स है, ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर, यू पे -25 सेंटीमीटर यू फिक्स है, वी आपको अलग अलग पर्सन का अलग अलग, ठीक है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग होगा, जैसे मेरा भी अलग होगा, किसी दूसरे पर्सन का भी अलग होगा, ये है उस पर्सन का वी, यहां से लेकर के यहां तक इस पर्सन का वी, ये है क्या है, लेफ्ट में है कि राइट में है, लेफ्ट में, माइनस होगा, मान लीजिए कि ये वी है -75 सेंटीमीटर, मान ले -75, मुझे 25 पे नहीं दिख रहा, कहां पे दिख रहा है, 75 पे, यू पता है वी पता है, दोनों नेगेटिव में है, फोकल लेंथ पता चल जाएगा, और जैसे ही फोकल लेंथ पता चली पावर निकाल सकते हो, निकल जाएगा, निकालू, निकल जाएगा, चलिए निकल गया, ये हो गया। ये कौन सी कंडीशन है, देखो कौन सी कंडीशन है, लेंस का कौन सा कंडीशन है, देखो आपको याद है, आपने पढ़ा था कि जब आप ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखते हो तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, F2 से क्रॉस की, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, डाइवर्जिंग रे है, ये हो गया इमेज, ये वाला कंडीशन याद आया, कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहला सिचुएशन, देखो तो क्या ये वही सिचुएशन है, सर तो इसमें लार्ज इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल इनलार्ज इमेज बनेगी, समझ में आया, ये वही सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट की इमेज को हम पीछे लेकर के गए, कोई कंफ्यूजन, दादाजी का ग्लास होगा ना, या किसी के घर में दादी जी का या किसी का जो ये प्रॉब्लम हो, आप उस लेंस से देख लेना, आपको इनलार्ज इमेज दिखेगी, ओके। अगर यही प्रॉब्लम मेरे एज में, मेरे के बाद के एज में हो जाए, मेरे में भी चलेगा, मेरे बाद के एज में हो जाए, तो अब इसका मतलब क्या, मसल्स वीक होने लगे, मसल्स वीक होने लगे, अब मसल्स वीक होने लगे तो अब वो मसल्स रिलैक्स्ड से स्ट्रेच कंडीशन में आएंगे, आएंगे ही नहीं, ये इसी कंडीशन में रह जाएंगे, अब ये इस कंडीशन से इस कंडीशन में नहीं आ रहा, तो क्या होगा, अब इसका इस डिफेक्ट को है तो ये हाइपरमेट्रोपिया ही, लेकिन इस डिफेक्ट को एक अलग नाम दे दिया गया, क्यों, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया तो किसी भी एज में हो जाता है, ये जब ओल्ड एज में हो रहा है इसके कारण हो रहा है, किसके कारण, वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल के कारण हो रहा है, तो अब इस वाले कंडीशन को हम लोग एक अलग नाम दे दिए हैं, इस वाले हाइपरमेट्रोपिया का एक अलग नाम है और वो है क्या, प्रेसबायोपिया,
क्या नाम है? प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया जो है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही सेम ट्रीटमेंट है, डायग्राम सेम, ट्रीटमेंट सेम, करेक्शन सेम, सब कुछ सेम, न्यूमेरिकल भी सेम, सब कुछ। इसी का एक स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। जैसे बहुत सारे लैपटॉप, लैपटॉप में एक स्पेसिफिक लैपटॉप एचपी है, तो लैपटॉप ही ना, वही है। ये है प्रेस बायोपिया, है हाइपरमेट्रोपिया का ही एक कंडीशन। हाइपरमेट्रोपिया बहुत सारे रीजन से हो सकता है। वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल से जब होगा, और ओल्ड एज में जब होगा, तब उस वाले हाइपरमेट्रोपिया को प्रेस बायोपिया। ओके, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो, किसी पर्सन को नजदीक की चीज दिख रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिख। अब दूर की चीज नहीं दिख रही, इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो प्रॉपर है उसका, लेकिन यहां से रिलैक्स नहीं हो पा रही, मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन ये जो है इसमें से इसमें कन्वर्जन नहीं हो पा रही, सिलियरी मसल में रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही। अब रिलैक्सेशन क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि सिलियरी मसल को स्ट्रेच रहने की आदत हो गई। आदत क्यों हो गई? क्योंकि बहुत टाइम से वो वैसे ही रहा, नजदीक पढ़ने की आदत है, कंटिन्यूसली जो है मोबाइल में गेम खेलने की आदत है, मोबाइल तो पास में रहेगा ना। कंटिन्यूसली जो काम कंटिन्यूसली करोगे, अगर आप डेली 2 घंटे जिम करते हो, डेली कंटिन्यूसली 2 घंटे जिम करते हो, तो मसल्स तो वैसे ही हो जाएगी ना। वही होता है यहाँ पे भी, कंटिन्यूसली उसी कंडीशन में रह गया तो वो उसी कंडीशन में रह गया। तो अब सिलियरी मसल इस कंडीशन से इस कंडीशन में नहीं आ पा रहा, इस कंडीशन में नहीं आ पा रहा, मतलब उसको दूर की चीज नहीं दिख रही। तो पीछे से बोर्ड को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्ड पे क्या चीजें लिखी हुई है, किधर गया भावजन, पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? क्यों नहीं पता चल रहा? रिलैक्स कंडीशन में नहीं आ रहा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मायोपिया, नियर साइटेडनेस। नजदीक की चीज तो दिख रही, दूर की चीज नहीं दिख रही। तो अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, तो नॉर्मल पर्सन के लिए जो आई का यहाँ पे डायग्राम बनेगा, वो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही, दूर की चीज की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे रेटिना पे कन्वर्ज हो रहा, ठीक है, रेटिना पे कन्वर्ज हो रहा, दूर की चीज, नॉर्मल कंडीशन। अब इस डिफेक्टेड विजन के लिए क्या होगा? डिफेक्टेड विजन के लिए होगा कि दूर की चीज का कन्वर्जन जो है रेटिना पे नहीं हो रहा। देखो तो क्या है, इस कंडीशन में है, इस कंडीशन से इस कंडीशन में नहीं आ रहा, मतलब यहां पे आकर के ये कन्वर्जन रेटिना से पहले हो। देखो ठीक है ना, फोकल लेंथ कम है, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो गए। रेटिना पे कन्वर्ज होगी तो हमारी सेंसिटिव सेल्स जो रॉड सेल कौन सेल है, वो है कहाँ पे? रेटिना पे है ना। रेटिना पे बनेगी तभी तो इमेज हमें दिखेगी, रेटिना पे नहीं बनी इमेज कहाँ दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो अब यहाँ पे इमेज जो है रेटिना पे नहीं पहुंची, इमेज हमें नहीं दिखी, क्लियर नहीं दिखी इमेज, ये हो गया डिफेक्टेड विजन। डिफेक्टेड विजन समझ में आ रहा है? करेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन सी लेंस लगाओगे? कॉन्केव लेंस। रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल, क्योंकि दूर की चीज से आ रही है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है। कॉन्केव लेंस कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग के डायवर्ज के रे ऑफ लाइट को डायवर्ज किया, अब जाकर के ये रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है कहाँ पे? रेटिना पे कन्वर्ज। एक बात बता, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस F1, सॉरी, ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस F2 टू F2। रेज ऑफ लाइट इस पे आई पैरेलल, ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हुई और F1 से आती हुई अपीयर हुई। याद आ रहा है ये? इस पॉइंट को क्या बोला था आपने? प्रिंसिपल फोकस बोला था, पक्का? प्रिंसिपल फोकस इसी पॉइंट को बोला था। तो ये प्रिंसिपल फोकस है ना इसका, जो कि एक वर्चुअल फोकस है। यहाँ पे देखो तो, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज हुई, कहां से आती हुई अपीयर होगी? फोकस से आती हुई अपीयर होगी। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन? सेम है दोनों। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस होगा, होगा ना। ये हो गया इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस, इस लेंस का। अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जिस पर्सन को 50 सेंटीमीटर तक ही दिखता है, 50 सेंटीमीटर के बाद की चीज ही नहीं दिखती, तो इसका मतलब उसको मायोपिया है ना। समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? 50 सेंटीमीटर तक की चीज दिख रही है, 50, एक नॉर्मल कंडीशन में फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। इस पर्सन का फार पॉइंट 50 पे आ गया है, 50 सेंटीमीटर पे आ गया फार पॉइंट।
तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भले इन्फिनिटी पे हो, उसकी इमेज को अगर हम 50 पे बना दें, क्या उस पर्सन को दिखने लगेगा? फिर से बोलो, उस पर्सन को दिखने लगेगा 50 पे? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, बोर्ड भले आप किससे वहां से पे है इन्फिनिटी पे, लेकिन अगर हम इस बोर्ड की इमेज को आपके 50 सेंटीमीटर सामने बना दे तो आपको दिखेगा? दिखेगा। ये अगर हम, ये बोर्ड इन्फिनिटी पे है और ये फोकल लेंथ हम 50 ले लें, तो क्या इस पर्सन को दिखने लगेगा? 50 ले लें, ये देखिए इसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हम ले लें, तो इस पर्सन को दिखने लगेगा? वही चीज यहां पे भी हम करते हैं, उस पर्सन का जो फार पॉइंट होता है उसी को उसका फोकल लेंथ बना देते हैं। किसका? मायोपिक पर्सन का। मायोपिक पर्सन का फोकल लेंथ बना दिया। जब फोकल लेंथ बना दिया तो भले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहां पे दिख रही है उसको? उसके फार पॉइंट पे दिख रही है, उसके फार पॉइंट पे दिख रही है, उस पर्सन को दिखने लगेगा। ये हो गया इसका करेक्शन। समझ में आया? मायोपिया क्लियर? मुझे बहुत दिन, बिल्कुल लिख सकते, एकदम बिल्कुल सही है। अब आप सोचो, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इमेज कहां पे है? और इमेज कहां पे है? इमेज कहां पे है? फोकस। अरे बच्चा, इमेज, इमेज कहां पे है? उस पर्सन के नियर पॉइंट पे बनाना पड़ेगा ना, सॉरी फार पॉइंट। इमेज है उस पर्सन के फार पॉइंट पे बनाना पड़ेगा आपको। क्या ये यू इन्फिनिटी है? यू इन्फिनिटी। बी हमें कहां बनाना है? उस पर्सन के फार पॉइंट पे बनाना है। मान लो, चलो हम अभी यहाँ पे 50 ले रहे हैं, किसी का 75 हो सकता है, किसी का 2 मीटर हो सकता है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग हो। यहाँ पे है, चलो हम मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं उस पर्सन का। अब यहाँ पे देखिए, यू पता है, वी पता है, फॉर्मूला पुट करें, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/s। 1/v इज फार पॉइंट माइनस 50 माइनस 1/u इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है बताओ? जीरो होता है। हटा दोगे इसको, इज डायरेक्टली 1/f। हटा दो इसको, देखो f इज डायरेक्टली आ गया उस पर्सन का फार पॉइंट। क्लियर है? फॉर्मूला पुट करोगे तो भी वही आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना रखने वाली बात है, लेकिन अगर ऐसे करते हो तो आपको समझ, इसका मतलब आपको समझ में आया। ओके, देखो जब लाइट एक प्रिज्म के थ्रू ट्रैवल करती है, तो यहाँ पे अगर हम मोनोक्रोमेटिक रे लें, मोनोक्रोमेटिक रे का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी की कलर ले रहे हैं, मतलब कोई भी कलर लाइट ले रहे हो, ब्लू हो, रेड हो, व्हाइट, ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो, येलो, कुछ भी हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वो जब एयर से ग्लास में एंटर करेगी, तो एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो रेयर से डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल आई हो गया, एंगल ये हो गया R1। अब ये रे ऑफ लाइट जब ग्लास से एयर में मूव करेगी, अगेन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों अवे फ्रॉम नॉर्मल? डेंसर टू रेयर, इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल E, ये है R1। इमरजेंट रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, हमेशा बेस की तरफ बेंड होगा, चाहे प्रिज्म जैसे भी रखा उसे मतलब नहीं है। प्रिज्म आप उल्टा भी रखोगे तो भी ये इधर से जा करके ऐसे जा करके ऐसे बेस की तरफ ही बेंड होगी। अगर प्रिज्म ऐसे भी रखे हो और ये बेस है, इस पे रे ऑफ लाइट आप चाहे जिधर से डालो, ऐसे ही क्यों नहीं डालो, किधर से भी डालो, वो हमेशा किसकी तरफ जाएगी? बेस की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इमरजेंट रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। यहां पे देखिए, ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है उसका ये हो गया पाथ। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये अपनी पाथ में जाती, लेकिन ये प्रिज्म होने के कारण ये आ रही है इधर। तो ये जो इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे को अगर हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें, ये जो एंगल है, जितने एंगल से डेविएशन हो रही है, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन, ये एंगल है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एंगल ए से डिनोट किया जाता है। हमेशा वर्टेक्स ये वाला जो है ना, इसको ए ही लिखिएगा, गलती से भी इसको बी मत लिख दीजिए या सी मत लिख दीजिए, यहां से ए स्टार्ट होता है, ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई, ये एक रिलेशनशिप आता है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई, एक रिलेशनशिप ये आता है। दूसरा रिलेशनशिप आता है, बताओ, दूसरा रिलेशनशिप ये आता है, एंगल ए इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। डिराइव कैसे करते हैं वो क्लास 12 में जाना, अभी ये रिलेशनशिप याद।
ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग वेवलेंथ के लाइट के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। और अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो अलग अलग होगी। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो। अलग अलग कलर की, या अलग अलग कलर का मतलब क्या, अलग अलग वेवलेंथ की। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो तीन चीजें हैं जो कि चेंज हो जाती है। कौन सी तीन चीजें? स्पीड, डायरेक्शन और वेवलेंथ। दो चीजें कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी और कलर, ये कभी चेंज नहीं होती। अब यहां पे जब रे ऑफ लाइट इस मीडियम, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, तो उस कलर, उस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। हर एक लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अलग अलग होगा। और ये एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा कौन सी फैक्टर पर डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। चूंकि अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर इस जगह पे अगर हम मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब क्या? सिंगल, क्रोम का मतलब क्या? कलर, सिंगल कलर, ब्लू है, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, सिंगल कलर। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, व्हाइट लाइट डालें, व्हाइट लाइट डालें, तो अब ये व्हाइट लाइट जो है, ये आपने पढ़ा है कि व्हाइट लाइट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, है ना, 7 डिफरेंट कलर्स के हैं। तो अगर ये 7 डिफरेंट कलर्स के हैं तो क्या होगा? अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है उसकी। तो अलग अलग कलर के वेवलेंथ अलग अलग, और वेवलेंथ अलग अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग तो एंगल ऑफ डेविएशन। कौन कौन सी चीज अलग अलग? लिशा आप बताओ, पहला पॉइंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने से क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग हुआ। एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों अलग हुआ? वेवलेंथ अलग, वेवलेंथ अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग। तो अगर सबकी एंगल ऑफ डेविएशन अलग है, तो क्या यहाँ पे एंटर करते ही क्या ये सातों कलर स्प्लिट हो जाएंगे? एंटर करते ही पहली सरफेस पे ही सातों कलर स्प्लिट हो गए। स्प्लिट हो गए तो यहाँ पे आपको कौन सी कलर दिख रहा है? सातों कलर दिख रहे हैं, सातों कलर दिख रहे हैं, रेड, वायलेट। अब ये कलर जो यहाँ से बाहर निकलेंगे किधर की ओर बेंड होंगे? टुवर्ड द बेस। सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड, बाकी के कलर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सब इसके बीच में। समझ में आ गई बात? अगर आप वेवलेंथ देखोगे तो रेड की जो वेवलेंथ आती है वो लगभग कितनी आती है? 800 नैनोमीटर के आसपास। वायलेट की जो आती है वो 400 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। अब अगर आप इस सब का एंगल ऑफ डेविएशन देखो, तो रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन और वायलेट कलर के एंगल ऑफ डेविएशन में किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा नजर आ रहा है? वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? वायलेट का। जिसका एंगल ज्यादा डेविएट कर रहा है, जो अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा डेविएट कर रहा है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, है ना। और वायलेट का, रेड का सबसे कम होगा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात करें कि ये क्यों स्प्लिट हुआ, तो रीजन, सिंपल रीजन क्या है? अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग, वेवलेंथ अलग अलग होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने से एंगल ऑफ डिफ्यूजन अलग है। एंगल ऑफ डेविएशन अलग, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग, तो वो स्प्लिट डाउन हो गया। तो ये जो सातों कलर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ओके, क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ओके ना, कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके। अब यहाँ पे विजिबल, इसके ऊपर की जो वेवलेंथ होती है, जो रेड कलर से ऊपर की वेवलेंथ होती है, मोर देन 800 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में हीटिंग इफेक्ट होता है, इंफ्रारेड में हीटिंग इफेक्ट होता है। और जिसकी वेवलेंथ 400 से कम होती है, लेस देन 400 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड एज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पेनिट्रेशन हाई। ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? या ये देखो, इतना मिटा दिया हमने, नीचे की ओर बेंड कर रहा है, नीचे की ओर बेंड कर रहा है ना, ध्यान रखेंगे। बहुत बच्चे गलती किए ना यहाँ पे, जिसका जिसका पेपर चेक किया मैंने, बस सबको सिखाया है इसे। तो ये नीचे की ओर बेंड कर रहा है, बेंड, इट विल बेंड ऑलवेज टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे आप लगा दो एक इन्वर्टेड प्रिज्म। तो अब ये जो आपने इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया है, यहाँ पे जो इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया है,
क्या इसकी इफेक्ट और इसकी इफेक्ट दोनों एक दूसरे के रिवर्स होगी, अपोज होगी? तो अब ये जो रेड कलर यहाँ पे है और वायलेट कलर यहाँ पे है, तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। और यहां से आगे जो फिर से कलर आएंगे वो कैसे होंगे, इससे ये व्हाइट कलर होंगे। तो अगर रीजन ऑफ द रिकॉम्बिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, दोनों प्रिज्म एक दूसरे के रिवर्स रखा हुआ है, रिवर्स इफेक्ट होगी, अपोजिट इफेक्ट होगी। एक पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इसके जो अपोजिट सरफेसेस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल है, तो क्या होगा, वो फिर से रिकम्बाइन हो जाएगा, लाइक अ ग्लास, एंड इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास। ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ये वाला कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, एक इस वाले लाइन को नीचे की ओर नहीं बनाते, यहाँ पे देखो बेस है, ये समझ में आया? यस यस सर। क्यों हुआ वो समझ में आया? सबको क्लियर है? ओके, इसको रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये देखो, इमर्जेंट रे इज अगेन बेंडिंग टुवर्ड द बेस, हमेशा बेस की तरफ होगा, ये ध्यान रखना है, हमेशा बेस की तरफ होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ की एटमोस्फियर है, तो अर्थ की एटमोस्फियर जो है, जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाते जाते हो, अर्थ की एटमोस्फियर थिन होती चली जाती है। थिन क्यों होती जाती है, इसके पीछे रीजन ये है कि अर्थ के सबसे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाए, तो सबसे पास में फोर्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो डेंसर पार्टिकल्स होंगे, अर्थ के पास में डेंसर पार्टिकल्स होंगे। और जैसे जैसे दूर जाओगे तो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वहां, हल्के हल्के पार्टिकल्स, हीलियम गैस वगैरह एकदम ऊपर, ओजोन गैस एकदम ऊपर, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर, और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के बिल्कुल पास में, अर्थ के बिल्कुल पास में। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, पार्टिकल ज्यादा क्लोज है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर गए वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला। ठीक है, मेनली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के पीछे का रीजन यही है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्टार है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, इस स्टार और इस ऑब्जर्वर के बीच का एटमॉस्फेयर कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों कांस्टेंट नहीं हो सकता? यहाँ पे ब्लोइंग ऑफ विंड हो रही है, तो जब विंड की ब्लोइंग हो रही है तो इस विंड की कंटेंट कभी भी कांस्टेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब विंड की कंटेंट कभी, विंड की जो कंटेंट है वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब कभी इस विंड में ज्यादा पानी होगा, डस्ट पार्टिकल्स होगा, कभी कम होगा। तो यहां से जो इस स्टार से जो लाइट आ रही है इस ऑब्जर्वर तक, क्या ये लाइट कभी भी कांस्टेंट होगी? नहीं होगी। तो जब लाइट कभी कांस्टेंट नहीं होगी तो कभी वहां पे ज्यादा लाइट आ सकती है, कभी कम लाइट आ सकती है। क्यों कम ज्यादा हो सकती है? क्योंकि एटमोस्फियर कांस्टेंट है, एटमोस्फियर कांस्टेंट नहीं होने के कारण यहाँ पे लाइट ज्यादा और कम हो सकती है। तो कभी ये जो स्टार है वो ज्यादा ब्राइटर अपीयर होगा, कभी वो कम ब्राइटर अपीयर होगा। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? चलो, अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी इधर बैठा हुआ है, बीच में क्या है, बोन फायर। ये पर्सन इसको देख रहा है और ये पर्सन इसको देख रहा है, बोन फायर बीच में है। फायर है का मतलब ऊपर, गर्म एयर ऊपर जा रही है, गर्म एयर ऊपर जा रही है, तो इसके बीच की जो डेंसिटी है दैट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। So if the density is changing continuously, so the amount of light that is coming from here to this person, that will also change continuously. Same will be the effect of this in this case. तो यहाँ पे जो इधर से लाइट इधर आ रही है, इधर से लाइट इधर जा रही है, दैट विल बी चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। क्यों चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली? बिकॉज ऑफ द बोन फायर। बोन फायर में क्या है, हॉट एयर ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे एटमोस्फियर चेंज हो रही है, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो मूव करता हुआ दिखेगा, हिलता हुआ, हिलता डुलता दिखेगा। क्यों? चेंज इन एटमोस्फियर, वही तो सेम चीज है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो फिर से बताओ? क्लियर है? तो ये हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। अब यहाँ पे समझिए कि टिंडल इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के पीछे का बेसिक फेनोमेनन यही है। क्या है बेसिक फेनोमेनन? ये जो डेंसिटी है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज,
तो ये डेंसिटी जब कंटिन्यूसली चेंज होती है तो उसके कारण जब भी लाइट एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर में लाइट का डायरेक्शन चेंज। क्यों डायरेक्शन चेंज होगा? देखो, जैसे मान लो यहां पे ये लाइट यहां से एंटर की, जब तक ये एटमॉस्फेयर में नहीं एंटर की तब तक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही थी। जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर की, सपोज कीजिए कि स्टार यहाँ पे है, यहां से यहाँ पे आई, तो जब तक वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं की तब तक तो स्ट्रेट पाथ में थी। अब क्या होगा? रेयरर से डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, अगेन डेंसर बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, अगेन डेंसर बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो इस ऑब्जर्वर को के आई पे जो लाइट आ रही है वो तो ये वाली आ रही है। अब इस ऑब्जर्वर की आई पे जो लाइट आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये स्टार तो उस पर्सन को यहाँ पे दिखेगा। स्टार है यहाँ पे, दिख रहा है कहां पे? यहाँ पे। दिस इज द केस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों? जब एंटर किया रेयर टू डेंसर में, इट इज बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, अगेन बेंडिंग, तो इट इज फॉलोइंग अ कर्व्ड पाथ। बट हमें तो कर्व पाथ नहीं दिखेगा, हमें तो जब भी दिखेगा स्ट्रेट पाथ दिखेगा। अब इस पर्सन को स्ट्रेट पाथ दिखेगा तो वही स्टार इस पर्सन को, ये हो गया एक्चुअल पोजीशन और ये हो गया इसका वर्चुअल पोजीशन। दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर हम सन की बात करें, हाँ, जैसे ये अर्थ का हॉरिजन है, मान लीजिए ये अर्थ का हॉरिजन है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और सन है हॉरिजन के नीचे, तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए उस पर्सन को नहीं दिखना चाहिए, एक्चुअली में नहीं दिखना। लेकिन यहां से जो लाइट आ रही है जब तक वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं की तब तक कर्व्ड पाथ, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर की नाउ इट विल फॉलो, जब तक वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं की तब तक स्ट्रेट पाथ, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर की कर्व्ड पाथ। अब यहाँ पे इस पर्सन की आई पे जो इंसिडेंट हुआ वो तो ऐसे, वो उसको स्ट्रेट पाथ में दिखेगा और सन जो है उसको यहाँ पे दिखेगा। एक्चुअली यहाँ पे नहीं पहुंचा, यहाँ पे पहुंचेगा 2 मिनट के बाद, लेकिन उसको 2 मिनट पहले से दिख रहा है। दिस विल बी द केस ऑफ एडवांस्ड सनराइज। समझ में आया? एडवांस सनराइज। क्या यही चीज डिलेड सनसेट के केस में होगा? सन एक्चुअली यहाँ पे जा चुका लेकिन उसको यहीं पे दिख रहा है। दिस विल बी द केस ऑफ डिलेड सनसेट। तो टोटल डे लेंथ विल इंक्रीज बाय हाउ मेनी मिनट्स? 4 मिनट। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है जब दो पार्टिकल्स टकराते हैं, कोई इधर चला गया कोई इधर चला, टकराने के बाद जो ये अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गया ना, दिस बिखरने की फेनोमेनन को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन वेरियस डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन its path. लाइट इटसेल्फ इज अ पार्टिकल। जब वो टकराएगा तो पार्टिकल का फेनोमेनन शो करेगा, जब तक वो ट्रैवल करेगा तो वेव का फेनोमेनन। टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है? एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से। एटमॉस्फेयर में कौन सा पार्टिकल? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये सब पार्टिकल्स है, वो भी तो पार्टिकल्स ही हैं, सॉलिड पार्टिकल्स है, मैटर है। तो जब एक मैटर दूसरे मैटर से टकराया, दोनों मैक्रोस्कोपिक मैटर है, जब दोनों टकराया तो क्या होगा? टकराने के बाद कोई इधर गया कोई इधर गया, ये जो बिखरने की फेनोमेनन है ना, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है? दिस स्कैटरिंग इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट का फेनोमेनन किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा पार्टिकल की साइज पे, जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का साइज है उस पे डिपेंड करेगा। एंड दिस टिंडल इफेक्ट से जितने भी फेनोमेनन आएंगे उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I is inversely proportional to lambda to the power 4. What do you mean by I? Lambda is what? ठीक है, वेवलेंथ। तो जब लाइट एंटर किया एटमॉस्फेयर में, सनराइज के टाइम में देखिए डिस्टेंस कवरेज काफी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस कलर की होती है? वायलेट। वायलेट की स्कैटरिंग होगी तो पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? प्रोमिनेंस कम है, प्रोमिनेंसी कम है तो उसका पता नहीं चलेगा। इंडिगो का, ब्लू का, क्यों? प्रोमिनेंट कलर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन, एकदम सिंपल सा सेंटेंस बता, एकदम सिंपल सा, सुनो याद रखो। ब्लू कलर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर एट लोअर वेवलेंथ। एकदम सिंपल आंसर। Blue color is the most prominent color at lower wavelength, so it will be scattered most. Hence sky appears. बस एक लाइन का आंसर। समझ में आया? Blue color is the most prominent color at lower wavelength, so it will be scattered most. Hence sky appears blue. बस हो गया। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग हुई, ब्लू के बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बचा क्या? तो जो कलर बचेगा वही तो हमारी आई पे दिखेगा।
hence sun will appear red. That is during sunrise. ओके, जब हम लाइट को देखते हैं तो इसका मतलब क्या एक्चुअली लाइट को देख रहे होते हैं कि उसकी इफेक्ट को देख रहे होते हैं? इफेक्ट को देख रहे होते हैं। इफेक्ट के लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का होना जरूरी है। अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं हुआ तो इफेक्ट नहीं दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी। हेंस स्पेस अपीयर्स ब्लैक। क्यों? पार्टिकल्स नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, लाइट को हम देख नहीं सकते हैं, ना लाइट की पाथ को देख सकते हैं। वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ लाइट। जब इफेक्ट के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है नहीं, इफेक्ट होगा नहीं, इसलिए स्पेस आपको कैसा दिखेगा? ब्लैक। और कोई क्वेश्चन? टू कंडीशंस वेयर देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। पहला, अगर लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, नो रिफ्रैक्शन। अगर लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। दूसरा, अगर इस मीडियम और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो वहां पे कोई चेंज नहीं आएगी। जब तक चेंज नहीं आएगी तब तक दिखेगा नहीं। टू कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, ray of light incident at 90 degree to the surface. Condition number 2,